हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं SM स्टूडियो, जहां मिलती है रिबॉर्न, लव, रिवेंज और ज़िंदगी के अनकहे सच से जुड़ी कहानियां। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आइए हम कहानी शुरू करते हैं। हालांकि उस समय झिरन ने किसी को मारने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वह इस मिनी हैंडगन से बहुत बड़ा था। इसके अलावा उस हथियार की शक्ति अभी भी उसके दिमाग में स्पष्ट थी। यहाँ तक कि वह यह भी नहीं समझ सका कि वह छिपा हुआ हथियार कैसे निकला, जिससे पता चलता था कि वह कितनी तेज थी। यह देखकर कि मो जीवे पहले से ही इस मिनी हैंडगन से आकर्षित थे, हे झिरन ने फायदा उठाने का इरादा किया। आपने मेरा हथियार देखा है। आपके पीछे चलने से न केवल मैं बोझ नहीं बनूंगा बल्कि आपकी सहायता भी कर सकूंगा। मो जीवे अभी भी झिझक रहे थे। झिरन ने अनुनय करना जारी रखा, मेरे चिकित्सा कौशल के बारे में सोचो। यदि नान क्यूई चुपचाप भोजन और पेय में कुछ गंदा डालती है तो मैं पहली बार में इसका पता लगा पाऊंगा, है ना? उसकी बातें सुनकर मो जीवे ने अंततः समझौता कर लिया। आप मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई खतरा हो तो अपनी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी बात पर बुरा मत मानना, समझ गया? उसने झिरन ने तुरंत सिर हिलाया, समझ गया, समझ गया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से खुद को किसी भी खतरे में नहीं डालूंगा। मामला सुलझने के बाद दोनों फिर बिस्तर पर लौट आए। हालांकि दोनों में से किसी को भी थोड़ी भी नींद नहीं आई, फिर भी उन्होंने किसी भी आकस्मिक शारीरिक संपर्क के डर से एक मुद्रा बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। अगली सुबह जल्दी पेंग वांग ने वास्तव में यात्रा पर जल्दबाजी जारी रखने की व्यवस्था नहीं की। इसी वजह से हर कोई थोड़ा हैरान था, लेकिन किसी ने कारण पूछने की पहल नहीं की। बेशक वे सराय में एक अतिरिक्त दिन का आराम पाकर खुश थे। अभी दोपहर ही हुई थी कि एक गाड़ी सराय के बाहर पहुंची। कोचमैन मो जीवे को आमंत्रित करने के लिए आया और अधिकारियों ने उसे रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तब सभी को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने आज यात्रा क्यों जारी नहीं रखी, और यह मो जीवे से संबंधित निकला। वे नहीं जानते थे कि किसके पास इतनी बड़ी शक्ति होगी कि न केवल उनकी यात्रा को अस्थायी रूप से रुकवा सके बल्कि दोषी अपराधी को लेने के लिए एक गाड़ी भी भेज सके। मो की बूढ़ी औरत ने चिंतित होकर मो जीवे की बांह पकड़ ली। जीवे। मो जीवे ने मो की बूढ़ी औरत की बांह को हल्के से थपथपाया। माँ, चिंता मत करो। एक परिचित ने आपके बेटे के लिए विदाई रात्रिभोज तैयार किया है। मैं जाऊंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। हालांकि मो की बूढ़ी औरत को मन ही मन चिंता महसूस हुई। आखिरकार वह ऐसी व्यक्ति थी जिसने दुनिया देखी थी। वह गहराई से जानती थी कि वह अपने बेटे के कदमों को नहीं रोक सकती। इसलिए उसने गंभीरता से कहा, अब आप देश की रक्षा करने वाले प्रतिष्ठित ड्यूक नहीं हैं। चीजों के लिए अपनी गर्दन मत फैलाओ। माँ, चिंता मत करो। मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, कुछ नहीं होगा। अपनी सास को सहज महसूस कराने के लिए हे झिरन ने मो जीवे को समझाने में मदद करने की पहल की। यह सुनकर कि हे झिरन अपने बेटे के साथ जाएगी, मो की बूढ़ी औरत को थोड़ा और आश्वस्त महसूस हुआ। ठीक है, जब तुम दोनों बाहर हो तो एक दूसरे का ख्याल रखना। मो की बूढ़ी औरत को खुश करने के बाद वह झिरन और मो जीवे एक साथ गाड़ी पर चढ़ गए। कोचमैन ने हे झिरन पर गहरी नजर डाली, ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन झिझक रहा हो। मो जीवे और हे झिरन ने चुपचाप उसे अनदेखा करना चुना। पूरे रास्ते गाड़ी को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और जल्द ही तियानफू रेस्तरां पहुंच गई। नान क्यूई ने व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर उनका स्वागत किया। उसे आश्चर्य हुआ, हे झिरन भी साथ आया था। एक पल के लिए स्तब्ध, नान क्यूई ने जल्द ही एक मासूम मुस्कान बिखेर दी। भाभी आ रही हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैंने विशेष रूप से महिलाओं के शरीर को पूरक करने के लिए उपयुक्त पौष्टिक सूप का ऑर्डर दिया है। मो जीवे और हे झिरन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। नान क्यूई को कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया, फिर उसके पीछे निजी कमरे में चले गए। निजी कमरे के दरवाजे के सामने के दो गार्डों ने जब अपने मालिक को आते देखा तो तुरंत रास्ता दे दिया। नान क्यूई ने गार्डों को आदेश दिया, राजा के आदेश के बिना किसी को भी अंदर आकर परेशान करने की अनुमति नहीं है। हाँ। निजी कमरे में प्रवेश करने पर मेज पर केवल एक सूप के साथ 8 व्यंजन और एक उत्तम शराब का जग था। व्यंजनों में मांस और सब्जी दोनों थे, जो देखने में काफी अच्छे लग रहे थे, जिससे पता चलता है कि नान क्यूई ने वास्तव में बहुत मेहनत की थी। हालांकि हे झिरन को वास्तव में व्यंजनों की परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान उस शराब के जग पर था। आम लोगों के लिए यह शराब का जग महज थोड़ा मूल्यवान लगता था, लेकिन केवल एक नजर से हे झिरन इसकी जटिलता का पता लगाने में सक्षम था। यदि उसने गलत तरीके से नहीं पहचाना तो यह मंदारिन डक वाइन जग था, जो उसके पिछले जीवन में पीरियड टीवी नाटकों में अक्सर दिखाई देता था।
जग के अंदर दो परतें थीं। हैंडल वाली जगह पर एक बेहद छोटा मैकेनिज्म बटन था। जो लोग इसके बारे में जानते थे वे यह नियंत्रित कर सकते थे कि जहरीली शराब या गैर जहरीली शराब जग से निकलेगी। उसने झिरन ने मन ही मन खुद पर व्यंग्य किया। मो जियुई की जान लेने के लिए नान क्यूई के लिए कोई भी योजना बहुत बड़ी नहीं थी। आज नान क्यूई का आत्मविश्वास भरपूर कहा जा सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा। उन्होंने झिरन ने जानबूझकर मंदारिन डक वाइन जग के निकटतम सीट को चुना। नान क्यूई ने कुछ विनम्र टिप्पणियां की, फिर तुरंत शराब का जग लेने के लिए उठा, लेकिन पहले ही झिरन ने उसे पकड़ लिया। ड्यूक द्वारा मेरे पति और मुझे आलोचना की परवाह किए बिना भोजन पर आमंत्रित करने में सक्षम होना एक जोड़े के रूप में हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। हम आपको व्यक्तिगत रूप से शराब डालने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? जैसे ही हे झिरन ने बात की, वह नान क्यूई के कब्ज से ग्रस्त चेहरे की ओर देखे बिना ही सीधे उसकी तरफ चली गई। सबसे पहले उसने शराब के प्याले भरे। नान क्यूई ने शराब का जग पकड़े हे झिरन के हाथ को घूर कर देखा। यह देखकर कि उसने वह बटन नहीं दबाया, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने झिरन ने नान क्यूई की क्षणभंग और कब्ज भरी अभिव्यक्ति पर ध्यान न देने का नाटक किया और जल्द ही मो जियुए का कप दोबारा भर दिया। यह सत्यापित करने के लिए कि शराब के प्याले में जहर है या नहीं, उसने जानबूझकर जोर से कहा, इस शराब की गंध बहुत सुगंधित है। अफसोस की बात है कि मैं इसे नहीं पीती। मैं बस इसे सूंघने की आजादी लेती हूँ। जैसे ही वह बात कर रही थी, उसने तेजी से मो जियुए का कप उठाया और उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के नीचे रखा, फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसे वापस रख दिया। मुझे बचपन से ही शराब न पीने के बावजूद अच्छी शराब सूंघने की मेरी बुरी आदत के लिए क्षमा करें। नान क्यूई के मुंह का कोना हिल गया। कोई बात नहीं। यहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं है। भाभी, आप निश्चिंत रहें। मो जियुए स्वाभाविक रूप से हे झिरन की क्रियाओं की श्रृंखला को समझ सकता था जो उसे बता रही थी कि शराब ठीक थी। इस प्रकार मो जियुए ने शराब का प्याला उठाने की पहल की। मेरी दोषी स्थिति के लिए मेरा तिरस्कार न करने और मुझे विदा करने के लिए ड्यूक नान को धन्यवाद। जियुए सबसे पहले आपके लिए पिएगा। मो जियुए को एक ही घूंट में सारी शराब पीते देखकर नान क्यूई ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे भी एक ही बार में खत्म कर दिया। नान क्यूई को फिर से शराब का जग लेने के बारे में देखकर वह झिरन तुरंत खड़ा हो गया और उसके हाथ में शराब का जग पकड़ लिया। मैं डालूंगा। यह देखकर कि झिरन ने अभी भी उस तंत्र का बटन नहीं दबाया, नान क्यूई ने अनुमान लगाया कि उसे शराब के जग के बारे में कुछ भी अजीब नहीं पता होना चाहिए था। एकमात्र समस्या यह थी कि उसने शराब के जग को गले लगाने से इनकार कर दिया था। वह जहरीली शराब को मो जियुए के कप में कैसे डाल सकता था? यह सोचकर नान क्यूई को अपने दिल में झुंझलाहट महसूस हुई। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे संकेत दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से इस भाई के लिए शराब डालना चाहता था, वह झिरन हमेशा किसी तरह सबसे पहले शराब का जग छीनने में कामयाब रहा। उसी समय हे झिरन ने मेज पर प्रत्येक व्यंजन का निरीक्षण किया और भोजन के साथ कोई समस्या नहीं होने की पुष्टि करने के बाद मो जियुए को बिना किसी चिंता के अपने दिल की सामग्री खाने के लिए एक संकेत दिया। जल्द ही जग में शराब का गैर जहर वाला हिस्सा हे झिरन द्वारा पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया। यह देखकर कि मो जियुए के रंग में कोई बदलाव नहीं आया, वह यह पता लगा सकती थी कि उसमें शराब पीने की अच्छी क्षमता है। जहां तक नान क्यूई की बात है, हालांकि वह अभी भी सीधा बैठा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। यदि ये दोनों शराब पीने में प्रतिस्पर्धा करते तो नान क्यूई निश्चित रूप से बेहोश होने वाले पहले व्यक्ति होते। टी झिरन ने जानबूझकर उसके हाथ में शराब का बर्तन हिलाया। महामहिम, शराब चली गई है। इस समय नान क्यूई को नफरत थी कि वह हे झिरन को खिड़की से बाहर नहीं निकाल सकता था। हालांकि उसका उद्देश्य अभी तक हासिल नहीं हुआ था, उसे सहना जारी रखना पड़ा। आओ, शराब का एक और बर्तन ले आओ। दुर्भाग्य से शराब का एक और बर्तन अब मंदारिन बत्तख के आकार का शराब का बर्तन नहीं होगा। नान क्यूई ने सोचा कि जब नया वाइन पॉट वितरित किया जाएगा तो हे झिरन को अब मैंडरिन डक वाइन पॉट को पकड़ना नहीं पड़ेगा और उसे हमेशा मो जियुए के कप में जहरीली शराब डालने का मौका मिलेगा। कौन जानता था कि वह जीरन बिल्कुल भी नियमों के अनुसार नहीं खेलता था और उसने उन्हें शराब डालने में भी मदद नहीं की थी। इतना ही नहीं, उसने शराब का बर्तन भी अपने पास रख लिया। मैं आधे दिन से व्यस्त हूँ और मुझे सचमुच थोड़ी भूख लगी है। इतना कहकर वह मेज पर रखे बर्तन बड़े चाव से खाने लगी। थे झिरन के गुस्से से नान क्यूई लगभग मर ही गई। समग्र स्थिति के लिए उसने अपने दिल में गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और मो जियुए के साथ शराब पीना जारी रखा। मो जियुए को लगा कि समय लगभग सही है, इसलिए उन्होंने कहने की पहल की, क्या तुम्हें अब भी मेरे बाएं कंधे पर अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह याद है?
नान क्यूई, जो थोड़ा नशे में था, ने सिर हिलाया। बेशक मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो हम अक्सर नहाने के लिए चुपके से फादर एम्परर के हॉट स्प्रिंग पूल में भाग जाते थे, और मैंने कहा था कि आपका जन्म चिन्ह बहुत खास दिखता है। मो जियुए ने नान क्यूई की अभिव्यक्ति में बदलाव को ध्यान से देखा और जारी रखा, क्या आप जानते हैं कि किंवदंती इस जन्म चिन्ह के बारे में क्या कहती है? नान क्यूई ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, यह सिर्फ एक जन्म चिन्ह है, यह और क्या कह सकता है? मो जियुए ने गहरी आवाज में कहा, यह अनोखा निशान है जो केवल मो परिवार के पुरुषों के पास है। मो परिवार के पुरुषों की पीढ़ियों के लिए, जब तक वे पुरुष हैं, जन्म के बाद उनके बाएं कंधे पर यह अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह होगा। नान क्यूई स्तब्ध थी। क्या आप कह रहे हैं कि यह एक जन्म चिन्ह है जो केवल मो परिवार के पुरुषों के पास है? यह सही है, अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह मो परिवार के पुरुषों का अद्वितीय चिन्ह है। मो जियुए ने पुष्टि की। नान क्यूई सोच में पड़ गई थी। वह नहीं जानता था कि मो जियुए उससे जन्म चिन्ह का जिक्र क्यों करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कुछ जानता हो? जल्द ही, नान क्यूई ने अपना चेहरा पूरी तरह से बदल लिया। आप वास्तव में क्या जानते हैं? मो जियुए ने अभी भी अपनी शांत उपस्थिति बनाए रखी। हालांकि आप और मैं अब घनिष्ठ मित्र नहीं रह सकते हैं जो पहले की तरह हर चीज के बारे में बात करते हैं। मैं, मो जियुए, हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहा हूं, खासकर आपके और मेरे बीच। मैं कोई गलतफहमी नहीं चाहता। मेरा मानना है कि मेरी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं यह भी आशा करता हूं कि मेरी नाराजगी का लक्ष्य आपके लिए मौजूद न हो। कुछ देर रुकने के बाद मो जियुए उठे, मैंने सब कुछ कह दिया है, मुझे विश्वास है कि आप एक चतुर व्यक्ति हैं जो इन बातों को समझेंगे। यह देखकर कि मो जियुए जाने वाला था, नान क्यूई ने तुरंत उसे रोक दिया। रुको, जाने से पहले यह स्पष्ट कर दो। मो जियुए ने पहले ही हे झिरन को दरवाजे तक खींच लिया था। नान क्यूई की आवाज सुनकर वे दोनों रुक गए। मो जियुए ने अपना सिर घुमाया, क्या मैंने इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया है? नान क्यूई ने फिर भी हार नहीं मानी। बताओ, तुम क्या जानते हो? मो जियुए अब इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जन्म के समय नान क्यूई के बदल जाने की संभावना के बारे में हे झिरन ने उसे जो बताया था, वह सच था और नान क्यूई इस वजह से उसे मारना चाहता था। हालांकि उसने स्विच किए जाने की गलतफहमी को खत्म कर दिया था, लेकिन उसने इस तथ्य को उजागर कर दिया था कि वह दूसरे के रहस्यों को जानता था। गोल गोल घूमते हुए, दूसरे के पास उसे मारने के लिए हमेशा कारण होंगे। कोई अन्य विकल्प न होने पर मो जियुए को अपनी सीट पर वापस जाना पड़ा। अब मैं आपको जो बता सकता हूं वह यह है कि मैं इस बारे में तब से जानता हूं जब मैं बहुत छोटा था। मैंने आपके साथ एक भाई की तरह व्यवहार किया, चाहे सच हो या झूठ। मैंने कभी भी बाहरी लोगों से इसका जिक्र नहीं किया। यदि आपने मुझे मारने के लिए किसी को नहीं भेजा होता, भले ही मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सामना कर रहा होता, तो भी मैं इसका उल्लेख नहीं करता। नान क्यूई ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी। उसे हताशा में लापरवाह कदम उठाने से रोकने के लिए, हे झिरन ने लापरवाही से मेज पर रखे मैंडरिन डक वाइन पॉट को उठाया। नान क्यूई के ठीक सामने, उसने मैकेनिज्म का बटन दबाया और जहरीली शराब का एक कप बाहर निकाल दिया। प्रिंस नान, आपका यह वाइन पॉट वास्तव में अच्छा है, यह अमूल्य होना चाहिए, है ना? नान क्यूई ने हे झिरन को अविश्वास से घूर कर देखा। आप? वह झिरन मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। प्रिंस नान को मेरे पति की जान पाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इस मंदारिन डक वाइन पॉट को प्राप्त करना बहुत कठिन रहा होगा, है ना? नान क्यूई ने लगभग पूरा पुराना खून थूक दिया। यदि मो जियुए का डर नहीं होता, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस घृणित महिला को मार डाला होता। उसने झिरन ने नान क्यूई की जानलेवा निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और शांति से अपनी आस्तीन से एक छोटा पेपर बैग निकाला। उसने छोटा पेपर बैग खोला तो अंदर एक सफेद पाउडर दिखाई दिया। क्या प्रिंस नान ने कभी 7 डेज ओवरटन नामक जहर के बारे में सुना है? नान क्यूई ने अविश्वास से दवा पाउडर के बैग की ओर इशारा किया और पूछा, क्या यह 7 दिनों का उलटफेर है? द शुन में अत्यधिक जहरीला 7 डेज ओवरटन बहुत कीमती था। मूक हत्या के लिए यह बिल्कुल सर्वोत्तम विकल्प था। जैसा कि नाम से पता चलता है, जिन लोगों को इसका जहर दिया गया है उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। वे 7वें दिन बिना किसी संकेत या लक्षण के मर जाएंगे। डॉक्टर भी मौत का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। यह सोचकर नान क्यूई भयभीत हो गया और उसने सोचा कि यदि उसे सचमुच जहर दिया गया होता, तो मृत्यु अवश्यंभावी होती। उन्होंने झिरन ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन अलंकारिक रूप से पूछा, अगर मैंने अभी यह औषधीय पाउडर आपके वाइन ग्लास में डाला होता, तो कौन जानता कि आप मेरे हाथों मर गए।
कुछ देर रुकने के बाद हे झिरन ने आगे कहा, यदि आपके भाईचारे के स्नेह के प्रति मेरे पति की दयालुता नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि आप 8वां दिन देखने के लिए जीवित रह पाती? वास्तव में, हे झिरन के हाथ में पाउडर का बैग सिर्फ साधारण आटा था। उसने वास्तव में 7 डेज ओवरटन के बारे में सुना था, लेकिन उसके पास इसे बनाने का फॉर्मूला नहीं था। इसके अलावा, उसने सुना कि इस प्रकार का जहर बेहद कीमती है, और कीमत की परवाह किए बिना भी अनुपलब्ध हो गया है। उसने ऐसा केवल नान क्यूई को यह बताने के लिए किया कि उनका इरादा उसे मारने का नहीं था, उसके रहस्यों को फैलाने की तो बात ही दूर थी। हालांकि मो जियुए को यह नहीं पता था कि जीरन को 7 दिनों का ओवरटन कहां से मिला। उन्होंने यह कहने का अवसर लिया, अपनी क्षमताओं के साथ, मेरे लिए यह मुश्किल नहीं होगा कि मैं आपको 7 दिनों का यह बदलाव चुपचाप लेने दूं। हमारे पिछले स्नेह के कारण मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा, और मुझे यह भी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। उनकी बातें सुनने के बाद नान क्यूई के पास उनके और मो जियुए के बीच की विश्वसनीयता पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्लेषण किस दृष्टिकोण से किया गया था, मो जियुए ने जो कहा वह सच था। सबसे पहले, उन्होंने मो जियुए के चरित्र को अच्छी तरह से समझा। मो जियुए एक ईमानदार सज्जन व्यक्ति थे। वह बहुत समय से अपना रहस्य जानता था, और बाहरी लोगों को जरा भी प्रकट नहीं किया था। इससे न केवल यह पता चला कि मो जियुए अतीत में उसकी रक्षा कर रहा था, बल्कि यह भी साबित हुआ कि जो व्यक्ति उसके साथ बदल गया था वह वास्तव में मो जियुए नहीं था। जहां तक में चीजें गलत हुई थी, नान क्यूई के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था, और वो केवल बाद में ही जांच जारी रख सकते थे। अब जब मो जियुए ने 7 डेज फॉल पर पकड़ बना ली थी, जो उसके लिए बहुत फायदेमंद था, भले ही उसके पास पहले इतना अच्छा अवसर था, उसने नान क्यूई के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। यह सब एक मुद्दे की ओर इशारा करता है, मो जियुए उस भाईचारे के स्नेह को बहुत महत्व देते हैं जो उन्होंने कभी साझा किया था। काफी देर के बाद नान क्यूई धीरे से खड़ा हुआ और अपने हाथ से दरवाजा खोला। चलो, मुझे आशा है कि तुम आज की बातें भूल जाओगे। हालांकि नान क्यूई के शब्द सरल थे, वे दोनों समझ गए कि वह भविष्य में फिर से मो जियुए के पीछे नहीं जाएगा। आने का अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद हे झिरन और मो जियुए बिना किसी अनिच्छा के निजी कमरे से चले गए। दोनों नीचे पहली मंजिल पर गए ही थे कि उन्होंने फी नान्यू को वहां अकेले बैठकर शराब पीते देखा। फी नान्यू सीढ़ी की दिशा का सामना कर रही थी। तुरंत उन पर नजर पड़ते ही वह स्पष्ट रूप से शांत हो गया। फिर उसने और कुछ कहे बिना दोनों का अभिवादन करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। रेस्तरां छोड़ने से पहले हे झिरन और मो जियुए ने भी फी नान्यू की ओर सिर हिलाया। ड्राइवर को उन्हें पहले ही यहां लाने का आदेश मिला था, और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये दोनों यहां से जाने के लिए अभी भी जीवित होंगे। तो गाड़ी को बहुत पहले ही वापस लाया जा चुका था। किसी भी स्थिति में मो जियुए और हे झिरन का इरादा यह नहीं था कि नान क्यूई के लोग उन्हें वापस खदेड़ दें। इसलिए दोनों पिंगयुआन काउंटी की सड़कों पर इत्मीनान से टहलने लगे। मो जियुए अभी भी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और पूछा, क्या आपके पास सचमुच 7 दिनों का पतन है? वह झिरन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि अब नान क्यूई के आदमियों द्वारा उनका पीछा नहीं किया जा रहा है। उसने वह छोटा सा कागज का पैकेज फिर से निकाल लिया। पैकेज खोलकर उसने उसमें रखी सामग्री पर हल्के से फूंक मारी। सफेद पाउडर तुरंत बिखर गया, जिससे सफेद धूल का बादल छा गया। यह सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, सादा आटा। मो जियुए वास्तव में आश्वस्त थे। उसे नहीं पता था कि इस महिला ने इस तरह का समाधान सोचने के लिए अपने दिमाग में और क्या जमा कर रखा है। थे झिरन के सामने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसका लहजा अनजाने में कोमल और स्नेहपूर्ण था। आप सचमुच बहुत कुछ है। वह झिरन काफी आत्मसंतुष्ट था। बेशक, मेरे पास बहुत सारी तरकीबें हैं। तभी, जब वह झिरन थोड़ा शांत हो रहा था, एक गाड़ी व्यस्त सड़क से नीचे आती हुई आई। मो जियुए ने तत्परता से हे झिरन को अपने आलिंगन में खींच लिया और उसे ऊपर उठा लिया, क्योंकि वह तेजी से चकमा देकर किनारे की ओर चला गया। वे आने वाली गाड़ी से बचने में कामयाब रहे, लेकिन मो जियुए के आंदोलन के बल के कारण हे झिरन ने अपना संतुलन खो दिया। उसका चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने आ गया। अचानक गर्मी से मो जियुए का दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। इसके अलावा वह अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार था कि उसे वास्तव में यह एहसास पसंद आया। यहाँ तक जब दोनों तेजी से अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब भी उसने हे झिरन को जाने नहीं दिया, और इसके बजाय आशा की कि वे इस स्थिति में हमेशा के लिए जमे रह सकते हैं। झिरन ने भी इसे महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अचानक बिजली के झटके से झुलस गया हो, सारा शरीर सुन्न हो गया हो और झुनझुनी हो रही हो। जब उसने अपनी आंखें उठाईं, तो उसने देखा कि उसके सामने मो जियुए की सुंदर छवि उभरी हुई थी।
उसने झिरन को महसूस किया कि उसका चेहरा जलने लगा है। शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए उसने जल्दी से उस आदमी को धक्का दिया जो अभी भी उसे पकड़ रहा था। मो जियुए फिर होश में आ गया। तमतमाते हुए उसने झट से अपनी बाहें उसकी कमर से हटा ली। दोनों ने एक साथ अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। एक लंबी अजीब चुप्पी के बाद मो जियुए बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। चलो चलें, हमें वापस चलना चाहिए। ओह, जब वे चल रहे थे तो वह झिरन मो जियुए के करीब चिपक गया। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका भी एक शर्मीला रूप होगा। वापसी के पूरे रास्ते दोनों ने चुप्पी साधे रखी। न जाने कितनी देर बाद वे अंततः सराय में लौट आए। उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वापस आते देखकर मो परिवार के परिचारकों को अंततः अपने दिल पर भारी चट्टान का एहसास हुआ। मो जियुए के साथ किसी भी अधिक अजीब संपर्क से बचने के लिए हे झिरन ने अपनी भाभियों के साथ बातचीत करने के लिए जल्दबाजी की। रात होने तक जब वे अपने कमरे में लौटे तो दोनों को फिर से एक दूसरे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमरा इतना शांत था कि वे केवल एक दूसरे के दिलों की धड़कन ही सुन सकते थे। अंत में मो जियुए ने ही चुप्पी तोड़ी। ओम, तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। माम। झिरन ने तुरंत बिस्तर के किनारे रजाई के नीचे दीवार से सटकर खुद को दबा लिया। इसी तरह मो जियुए बिस्तर के किनारे पर लेटे रहे जब तक वह गिरे नहीं, तब तक ठीक था। शायद दोपहर के भोजन के समय ली गई शराब के कारण मो जियुए आज रात सामान्य से अधिक गहरी नींद सोए। वह नहीं चाहता था कि उसकी अनिद्रा का असर कल की उनकी यात्रा पर पड़े। हे झिरन ने जानबूझकर सोने से पहले नींद की गोली ले ली थी। परिणामस्वरूप यह पहली रात थी जब दोनों एक ही समय पर इतनी गहरी नींद सो पाए। हालांकि उसने नींद की गोली खा ली थी, लेकिन हे झिरन की जैविक घड़ी अभी भी बिल्कुल सही थी। जिस समय वह आमतौर पर उठती थी उस समय उसे पहले से ही जागता हुआ महसूस होता था। लेकिन आज का दिन सामान्य से अलग था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी विशाल भट्टी में लिपटी हुई हो। आंखें अभी भी बंद होने के बावजूद उसने ध्यान से महसूस किया कि उसका चेहरा किसी सख्त चीज से दबा हुआ लग रहा था, जबकि उसके शरीर पर ऊपर से किसी चीज का भार महसूस हो रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में आश्चर्यजनक रूप से एक आदमी की छाती भरी हुई थी। उसका चेहरा ठीक इसके विपरीत चिपका हुआ था। उसके शरीर का वजन मो जियुए का हाथ और एक पैर निकला। अपनी कुछ सुन्न बांह पर नजर डालते हुए उसने देखा कि वह मो जियुए की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। अरे या वाह! उसने वास्तव में इस आदमी के साथ पूरी रात बिताई थी। एक शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए हे झिरन ने धीरे से अपना हाथ मो जियुए की कमर से मुक्त किया और धीरे से अपने शरीर को पीछे की ओर कर दिया। सच में मो जियुए पहले ही जाग चुका था। पूर्ण वयस्क पुरुष होने के बावजूद किसी महिला के साथ इतनी घनिष्ठता का यह उसका पहला अवसर था। हालांकि उसे यह भावना नापसंद नहीं थी, उसे डर था कि हे झिरन को ठुकरा दिया जाएगा। निश्चित रूप से एक अजीब स्थिति का सामना करने या इस आनंदमय अनुभूति को समाप्त करने के बजाय मो जियुए ने यह दिखावा करना चुना कि वह अभी भी सो रहा था। लेकिन हे झिरन के लिए वह जितना अधिक सावधान रहने की कोशिश करती थी, वह उतनी ही अधिक घबरा जाती थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसका घुटना किसी ऐसी चीज से टकराया जो नहीं होना चाहिए था। अपने पिछले जीवन में 24 वर्ष अविवाहित रहने के बाद भी वह ऐसे मामलों के बारे में काफी जानकार थी। वह झिरन आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उसी समय मो जियुए दबी हुई घुरघुराहट को रोक नहीं सका। उनकी नजरें मिली। दोनों एक साथ पीछे की ओर खिसके थे। झिरन के लिए सौभाग्य से उसके ठीक पीछे एक दीवार थी, इसलिए बड़ी गति से चलने में कोई समस्या नहीं हुई। दूसरी ओर मो जियुए की किस्मत बहुत खराब थी। पीछे हटने में ताकत लगाते हुए उसका पूरा शरीर सीधे फर्श पर गिर गया। सौभाग्य से उनका मार्शल आर्ट कौशल काम आया। एक तेज पलटी के साथ वह हे झिरन के सामने खुद को शर्मिंदगी से बचाते हुए तेजी से उतरा। मो जियुए को एक अज्ञानी युवक की तरह वहां जमे हुए देखकर वह झिरन हंसना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती खुद पर काबू रखा। अजीबता को दूर करने के लिए उसके मुंह से ये शब्द निकले, विवाहित जोड़े के आलिंगन में कुछ भी अजीब नहीं है। इतना तनावग्रस्त मत होइए। मो जियुए जैसे आदमी के लिए यह टिप्पणी कुछ हद तक उसके कानों को चुभने वाली थी। क्या इस महिला द्वारा उसके शब्द छीन लिए जाने के बजाय उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए? मुझे पता है कि मैं अभी भी आपके लिए वैवाहिक आनंद से भरी एक आदर्श शादी की रात का ऋणी हूं। एक बार जब उत्तर पश्चिम में चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी तो मैं निश्चित रूप से इसे आपके लिए तैयार करूंगा। जैसे ही मो जियुए ने बात की, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से एक छोटी सी आवाज चिल्लाई हो, यदि आप चाहें तो मैं अभी उस शादी की रात की तैयारी कर सकता हूं। झिरन स्तब्ध रह गई।
उसने जोर से अपने कान साफ, उसे लगा कि उसने गलती से सुन लिया होगा। मो जियुए के बारे में उनकी धारणा हमेशा यही रही है कि वह अलग थलग, गंभीर, शांत स्वभाव के और कभी कभी शर्मीले भी थे। अगर उसने इसे अभी अपने कानों से नहीं सुना होता, तो उसे वास्तव में विश्वास नहीं होता कि मो जियुए ऐसा कुछ कहने में सक्षम है। इसके अलावा, मैंने आपसे कब हमारी शादी की रात की भरपाई करने के लिए कहा? क्या मैंने कुछ गलत कहा जिससे आपको गलतफहमी हुई? अगर मैंने आपको गलत विचार दिया तो यह मेरी गलती है। लेकिन जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा, तो उसे वास्तव में मो जियुए के साथ शारीरिक संपर्क से कोई आपत्ति नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे पसंद करने लगी हो? यह संभव नहीं था, वे एक दूसरे को केवल कुछ दिनों से जानते थे। ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि वह इतनी जल्दी किसी को पसंद करने लगे। हालांकि अपने पिछले जीवन में उसने मो जियुए को अपना आदर्श माना था, लेकिन एक मूर्ति की परिभाषा एक प्रेमी से बिल्कुल अलग थी। एक पल के लिए, हे झिरन को लगा कि उसके विचार अराजकता में आ गए हैं। हालांकि, उसने कभी भी इस मुद्दे को टालने के बारे में नहीं सोचा था। एक आधुनिक महिला के रूप में उन्होंने हमेशा खुले तौर पर प्यार और नफरत करने का साहस किया था। अभी बस इतना ही था, वह अभी भी निश्चित नहीं थी कि उसकी भावनाएं क्या थी। उसने झिरन ने जोर से अपना सिर हिलाया, स्पष्ट दिमाग रखने की सख्त कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके और मो जियुए के बीच चीजें कैसे विकसित हुई, सब कुछ अपने हिसाब से चलेगा। मैं बाहर जाकर देखूंगा कि हम कब प्रस्थान करेंगे। अजीबता को कम करने के लिए, हे झिरन ने जल्दी से विषय बदल दिया। उसे ऐसे भागते हुए देखकर जैसे वह उड़ रही हो, मो जियुए का तनावपूर्ण मूड आखिरकार थोड़ा कम हो गया। साधारण नाश्ता करने और सब कुछ साफ सुथरा ढंग से पैक करने के बाद, पेंग वांग ने एक आदेश दिया और सभी लोग अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अप्रत्याशित रूप से, जब वे शहर के द्वार पर पहुंचे, तो उनका फिर से फी नान्यू से सामना हुआ। निर्वासित दल को देखकर, फी नान्यू उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। साफ था कि वह जानबूझकर यहां इंतजार कर रहा था। फी नान्यू ने पेंग वांग को उस व्यक्ति के रूप में भी पहचाना जो हे झिरन के साथ था जब उसने उस दिन उसे मुसीबत से बाहर निकालने में मदद की थी। मोजी अनुयायियों के समूह की ओर बढ़ने से पहले, फी नान्यू ने पेंग वांग की ओर अपने हाथ जोड़े और कुछ खुशियों का आदान प्रदान किया। उनका निशाना बिल्कुल साफ तौर पर दंपत्ति की दिशा थी। मो जियुए तुरंत सतर्क हो गए, उन्होंने पहले सोचा कि फी नान्यू को संभवतः क्यूई के राजा द्वारा भेजा गया था। जब फी नान्यू उनके पास पहुंचा, तो वह उन दोनों के सामने रुक गया। मैडम मो, मुझे पता है कि निर्वासन में आपकी यात्रा लंबी और कठिन है। जैसे ही वह बोला, उसने अपने लिबादे से चांदी के नोटों का ढेर निकाला। यह मेरे सम्मान का प्रतीक है, और मुझे आशा है कि यह आपकी थोड़ी मदद कर सकता है। वह झिरन देख सकता था कि फी नान्यू के पास जो चांदी के नोट थे, वे सभी 100 टन के थे, कुल मिलाकर लगभग 10 नोट थे। इसका मतलब था कि फी नान्यू उन्हें लगभग 1000 टन चांदी उपहार में दे रहा था। सामान्य निर्वासित कैदियों के लिए 1000 टन चांदी निश्चित रूप से एक बड़ी रकम थी। लेकिन हे झिरन के लिए, जिसने पूरे राज्य के खजाने की संपत्ति को नियंत्रित किया, यह वास्तव में कुछ भी नहीं था। तथ्य यह है कि फी नान्यू एक बार में इतनी सारी चांदी निकाल सकता था, इसका मतलब था कि यह नान क्यूई का इनाम रहा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नान क्यूई ने फी नान्यू के बारे में कितना सोचा था, उसने उसे संक्षिप्त रूप से जानने के बाद उसे बहुत अधिक चांदी नहीं दी होगी। फी नान्यू के लिए एक समय में उसे देने के लिए इतनी सारी चांदी निकालने में सक्षम होने के लिए, उसने शायद अपने पास मौजूद सभी चीजें खाली कर दी थी। वह झिरन इस बिंदु के लिए आभारी था, इससे पता चला कि फी नान्यू वह व्यक्ति था जो आभारी होना जानता था। हालांकि, वह फी नान्यू के चांदी के नोट स्वीकार नहीं कर सकी। फी नान्यू द्वारा उसे इतनी सारी चांदी उपहार में देने का एकमात्र कारण उस दिन उसकी मदद करने का बदला चुकाना था। अगर वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति होता तो ठीक था, लेकिन फी नान्यू कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह भविष्य का सम्राट बनेगा। वह झिरन इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वह 1000 टन चांदी के साथ फी नान्यू के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सके। हालांकि वह नहीं जानती थी कि भविष्य में उनके बीच कोई और बातचीत होगी या नहीं, वह फी नान्यू की मानवता पर जुआ खेलना चाहती थी। आखिरकार, इस जीवन में मो जियुए की किस्मत पहले ही बदल चुकी थी। मृत्यु के बाद दोषमुक्त होना जीवित रहते हुए अन्याय से मुक्त होने से बहुत अलग था। और मो जियुए के जीवित रहते हुए उसका नाम साफ करने में मदद करने की सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फी नान्यू था। चूंकि हे झिरन ने चांदी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, उसने दृढ़ता से मना कर दिया, मिस्टर फी, मैं यह चांदी स्वीकार नहीं कर सकती। आपको इसे वापस ले लेना चाहिए। फिर भी फी नान्यू कायम रही।
मैडम मो, आप यह नहीं जानती होंगी, लेकिन अगर उस दिन आपकी मदद नहीं होती, तो मुझे डर है कि मैं अपने दिवंगत पिता के लिए ताबूत खरीदने में भी सक्षम नहीं होती। मैं आपकी महान दयालुता को हमेशा याद रखूंगा, और मैं केवल यही आशा करता हूं कि आप मेरे मन को शांत करने के लिए धन्यवाद के इस प्रतीक को स्वीकार करेंगे। अपना मन शांत करो। यह कैसे संभव हो सका? मैं चाहता हूं कि आप कृतज्ञता के इस ऋण को जीवन भर याद रखें। जैसे ही झिरन ने मन ही मन बुदबुदाया, उसने दृढ़तापूर्वक चांदी के नोटों को उसकी ओर वापस धकेल दिया। यह देखकर मो जियुए आगे बढ़े और कहा, सर, मेरी पत्नी हमेशा जिद्दी रही है। चूंकि उसने कहा है कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी। कृपया उसके लिए चीजों को कठिन न बनाएं। यह देखकर कि दंपत्ति किस प्रकार प्रस्तावित चांदी को अस्वीकार कर रहे थे, सभी को लगा कि यह उनकी ओर से अफसोस की बात है। निर्वासन के दौरान उनके पास 1000 टन चांदी होने से उनके सामने आने वाली किसी भी समस्या का समाधान हो जाएगा, संभवतः वे उत्तर पश्चिम तक पहुंचने तक पूरे रास्ते बनी रहेंगी। उन्हें वास्तव में समझ नहीं आया कि यह जोड़ा इतनी अधिक चांदी क्यों नहीं चाहता था। अन्य पत्नियां उत्सुकता से देख रही थी, लेकिन वे सभी जानती थी कि झिरन के पास हमेशा चीजों के लिए अपने स्वयं के कारण होते थे। इसलिए बिना कुछ कहे वे केवल हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए, क्योंकि चांदी के नोट देने से मना कर दिया गया था। फेई नान्यू को एहसास हुआ कि उसकी चांदी आज उनके हाथ में नहीं आएगी। वह बेबसी से मुस्कुराया और नोटों को वापस अपने लिबादे में रख लिया। चूंकि यह मामला है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, फी नान्यू आगे की ओर झुका और मो जियुए के कान में फुसफुसाया, अगर मुझे शक्ति मिलती है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें दोषमुक्त करने में मदद करूंगा। हालांकि उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन जीरन ने जो कहा उसका कुछ हिस्सा पकड़ने में कामयाब रहे। यह वह आश्वासन था जो वह फी नान्यू से चाहती थी। यह 1000 टन चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान था। मो जियुए ने गंभीरता से एक बार सिर हिलाया और उसी तरह धीरे से फुसफुसाया, फिर अग्रिम धन्यवाद, मिस्टर फी। फेई नान्यू ने मो जियुए के कंधे को हल्के से थपथपाया और बड़े कदमों से दूर चला गया। समूह चौथे दिन की दोपहर तक लगातार 3 दिनों तक तेजी से आगे बढ़ता रहा। मौसम असाधारण रूप से उमस भरा हो गया था। ओल्ड मैन हेवन ने अपना स्वभाव बदलने के लिए इस क्षण को चुना। हवा के तेज झोंके के बाद पहले से साफ आसमान धीरे धीरे काले बादलों से भर गया। झो लाओबा ने समूह के पीछे पेंग वांग को पकड़ने की जल्दी की। बॉस, बारिश होने वाली है। पेंग वांग ने बादलों से भरे आकाश की ओर देखा और कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह बारिश छोटी होगी। और 10 ली तक चले और वहां एक गांव है। आइए अपनी गति तेज करें और ग्रामीणों में से किसी एक के घर पर बारिश से बचने के लिए आश्रय लें। ठीक है। झो लाओबा ने उसे स्वीकार किया, फिर मुड़ा और भीड़ पर चिल्लाया, जल्दी करो, नहीं तो कोड़ा किसी भी पीछे पड़ने वाले का इंतजार कर रहा होगा। चिंतित भी, कोई भी बारिश में फंसना नहीं चाहता था। झो लाओबा की चिल्लाहट से प्रेरित होकर उन्होंने आज्ञाकारी रूप से गति पकड़ ली। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग उनके पक्ष में नहीं था, क्योंकि जैसे ही वे थोड़ी दूर चले थे, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए वे खुले देश से घिरे हुए थे, जहां शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर पेंग वांग केवल उन्हें आगे बढ़ते रहने का आदेश दे सकते थे। बारिश लगातार तेज होती गई और लगातार बरसती गई। अधिकारी ठीक थे। जब वे राजधानी से निकले थे, तो उनमें से प्रत्येक ने तेल से सना हुआ कागज का छाता तैयार किया था। लेकिन वे निर्वासित कैदी इतने भाग्यशाली नहीं थे और उनके पास बारिश का कोई साधन नहीं था। मोहिस्ट लोगों के सिर पर घास की टोपी जल्द ही भीग गई थी, और उनका एकमात्र कार्य जो अभी भी हो सकता था, वह बारिश को सीधे उनके चेहरे पर गिरने से रोकना था। वह झिरन सभी के लिए बारिश से अस्थायी आश्रय के रूप में काम करने के लिए तंबू को थोड़ा चौड़ा खोलने की एक समीचीन योजना लेकर आया। उनके पैरों के नीचे की कच्ची सड़क भी तेजी से फिसलन भरी होती जा रही थी। वह झिरन और मो जियुए दोनों ओल्ड लेडी मो के पास भागे, इस डर से कि कहीं वह गलती से फिसल कर गिर न जाए। दरअसल वृद्ध महिला मो के लिए चलना मुश्किल था। केवल अपने बेटे और बहू के समर्थन से ही वह संतुलित महसूस कर रही थी। देवरानी जेठानी और मो हन्यू ने भी एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर चलने में मदद की। इतना ही नहीं, बल्कि सभी ने अपनी गति तेज करने की पूरी कोशिश की। अन्य परिवारों ने भी मोहिस्ट लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका अनुसरण किया। इस समय हे परिवार के लिए चीजें सबसे कठिन थी। न केवल वे आमतौर पर भरपेट खाना खाने या चैन से सोने में असमर्थ थे, बल्कि उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई उपकरण भी नहीं था। अब भी उन्हें बड़ी मुश्किल से उस भारी लकड़ी की गाड़ी को आगे बढ़ाना था।
उनकी वर्तमान दुर्दशा आम कहावत का एक आदर्श अवतार थी, जब बारिश होती है तो बरसती है। इससे भी अधिक कष्टप्रद बात यह थी कि इसी समय लकड़ी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। थे जीवान है परिवार में एकमात्र वयस्क व्यक्ति होने के कारण, और अन्य बुजुर्ग, कमजोर, महिलाएं और बच्चे थे। यहाँ तक कई लोगों के मदद के लिए आने के बावजूद वे गाड़ी को बाहर खींचने में असमर्थ थे। अधिकारी पहले से ही जाने की जल्दी में थे। परिवार को पिछड़ता देख वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर चले गए और उन्हें कई बार कोड़े मारे। इससे उसके परिवार के सदस्य दर्द से रोने लगे। यह ध्यान में रखते हुए कि लकड़ी की गाड़ी पर मोहिस्ट परिवार का भोजन, सब्जियां और कुछ दैनिक आवश्यकताएं भी थी, मो जियुए बड़े कदमों से गाड़ी की ओर चला। मो जियुए को आते देख हे परिवार ने तुरंत चीखना बंद कर दिया। मो जियुए ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उसने दोनों हाथों से गाड़ी का हैंडल कसकर पकड़ लिया। उसने ताकत लगाकर अकेले ही गाड़ी को बाहर खींच लिया। यह देखते हुए कि मो जियुए ने पहले ही गाड़ी खींच ली थी, हे जियुआन ने अपने चेहरे से बारिश को पोंछा और गाड़ी को धक्का देने में बहुत सक्रिय रूप से मदद करते हुए उसे पकड़ने की जल्दी की। मो जियुए के कार्यों की बदौलत हे परिवार आखिरकार टिकने में सक्षम हो गया। उसने जियुआन ने सामने अकेले गौरवान्वित व्यक्ति को देखा। मदद के लिए धन्यवाद। मो जियुए ने हे परिवार की मदद के लिए गाड़ी नहीं खींची थी। थे जियुआन का धन्यवाद सुनकर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने इसे अपने परिवार की आपूर्ति के लिए किया है। ज्यादा मत सोचो। थे जियुआन का धन्यवाद उसके दिल की गहराइयों से आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी खींचने में मो जियुए का रवैया क्या था, आखिरकार उसने ही परिवार के संकट को सुझाने में मदद की थी। किसी भी मामले में मुझे इस बार आपको धन्यवाद देना होगा। मो जियुए ने फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन गाड़ी खींचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। भारी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़क पर पानी जल्द ही सभी की एड़ियों से ऊपर चढ़ गया। उसने झिरन को बेवजह अपने दिल में संकट की भावना महसूस हुई। प्राचीन काल में सड़कों पर जल निकासी की कोई सुविधा नहीं होती थी। यदि भारी बारिश जारी रही तो कुछ अप्रत्याशित आपदाओं को घटित होने से रोकना कठिन था। इस समय पेंग वांग ने सामने की ओर इशारा किया और कहा, सभी लोग जल्दी करें। आगे वाला गांव ज्यादा दूर नहीं है। झिरन ने उस दिशा में देखा जिस ओर पेंग वांग इशारा कर रहा था। बारिश के बीच एक गांव धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मानो आशा देखकर सभी ने अपनी गति तेज कर दी। जल्द ही पेंग वांग का अनुसरण करते हुए वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। गनीमत यह रही कि यहाँ जमा पानी सड़क जितना गहरा नहीं था। पेंग वांग इस गांव से अपरिचित नहीं लग रहे थे। वह सभी को सीधे सड़क से अंदर की ओर ले गया। जल्द ही वह एक बड़े आंगन के सामने रुका और दरवाजा खटखटाने के लिए ऊपर गया। क्या ग्राम प्रमुख लियू अंदर है? शायद भारी बारिश के कारण पेंग वांग कई बार चिल्लाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने दरवाजा खोला और स्वयं अंदर आ गया। पेंग वांग के प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद दरवाजा फिर से खुला। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी बाहर आ रहा था जो 50 या 60 साल का लग रहा था। पेंग वांग ने दरवाजे पर खड़ी भीड़ की ओर इशारा किया और कहा, ग्राम प्रमुख लियू, आप बस हमारे लिए बारिश से बचने के लिए जगह की व्यवस्था करें। ग्राम प्रधान लियू ने बाहर खड़े इतने सारे लोगों को देखा और तुरंत अवाक रह गए। महाराज, मुझे डर है कि मेरे घर में इतने सारे लोगों के लिए जगह नहीं है। ग्राम प्रमुख लियू, जब तक यह बारिश से बचता है वे एक साथ मिल सकते हैं और कोई समस्या नहीं होगी। ग्राम प्रधान लियू को मना करने का मौका न देते हुए पेंग वांग ने बोलना समाप्त किया और सभी को यार्ड में प्रवेश करने के लिए हाथ हिलाया। ग्राम प्रधान लियू असहाय थे और केवल अपने परिवार के दो तरफ के कमरों के दरवाजे ही खोल सकते थे। ये केवल 2 खाली कमरे हैं। मैं इसे संभालने के लिए आप पर छोड़ दूंगा, माननीय। पेंग वांग ने अपने और अधिकारियों के लिए एक कमरा चुना और बाकी सभी लोग दूसरे विंग के कमरे में चले गए। बारिश से बचने के लिए जगह देखकर लोग अंदर घुस गए। सौभाग्य से विंग रूम का आकार छोटा नहीं था। सभी कैदियों के प्रवेश करने के बाद, हालांकि वे केवल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे, कम से कम उन्हें अब बारिश में खड़ा नहीं होना पड़ा। भारी बारिश के अभी भी रुकने या कमजोर होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ग्राम प्रधान लियू के आंगन में जमा पानी पहले से ही गहरा होना शुरू हो गया था और इसके घर में घुसने के भी संकेत मिल रहे थे। दरवाजे पर खड़े होकर फैंग परिवार चिल्लाया, अरे नहीं, बारिश का पानी घर में बह रहा है। उसने झिरन को बेवजह अपने दिल में घबराहट की लहर महसूस की। उसने मो जियुए की आस्तीन को अपनी तरफ खींचा और धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि हम बारिश से बचने के लिए यहाँ नहीं रह सकते। इस समय मो जियुए ने भी भौहें चढ़ा दी। हाँ, मुझे चिंता है कि अगर भारी बारिश जारी रही तो यहाँ बाढ़ आने की बहुत संभावना है।
हे झिरन ने आगे कहा, मैंने अभी अभी गांव के दक्षिण में एक पहाड़ देखा। हम वहां जाना अभी भी सुरक्षित रहेंगे। मो जियुए ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। मैं तुरंत सबसे बड़े भाई पेंग के साथ चर्चा करने जाऊंगा, यह देखने के लिए कि क्या वो सहमत है। पेंग वांग विंग रूम में एकमात्र कुर्सी पर बैठे अभी भी बादलों से घिरे आसमान को देख रहे थे। मो जियुए को आते देखकर उसने पहल करते हुए पूछा, भाई, वहां बहुत भीड़ है। अभी हमारे साथ यहीं क्यों न रुके? मो जियुए के पास यहाँ एक साथ निचोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। वह सीधे मुद्दे पर आ गया। सबसे बड़े भाई पेंग, अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो मुझे डर है कि कुछ ही घंटों में पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। मो जियुए की बातें सुनकर पेंग वांग ने अनजाने में यार्ड में जमा पानी पर नजर डाली। दरअसल जब वे पहली बार यहां आए थे तब से यह कहीं अधिक गहरा था। मो जियुए के शब्द चिंताजनक नहीं थे। तो आपका सुझाव है कि हम क्या करें? मो जियुए ने पास के पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया। जब बाढ़ आती है तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऊंचे स्थान पर चले जाएं। हालांकि पेंग वांग को पता था कि मो जियुए उचित था, फिर भी वह झिझक रहा था। यह न जानने के अलावा कि मो जियुए ने जो कहा वह वास्तव में होगा या नहीं। भले ही वास्तव में बाढ़ आई हो, इतने सारे लोगों के पहाड़ पर जाने के बावजूद अगर उन्हें बारिश से बचने के लिए जगह नहीं मिली तो क्या होगा? वे केवल भीग कर मर जाएंगे। पेंग वांग ने सीधे तौर पर अपना संदेह व्यक्त किया, भाई, अगर हमें पहाड़ पर बारिश से बचने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए? मूल रूप से सोच रहे थे कि पेंग वांग एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, कौन जानता था कि वह इस महत्वपूर्ण क्षण में ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लेंगे। सबसे बड़े भाई पेंग, दो विकल्प हैं, एक तो हम पहाड़ पर बारिश से भीग सकते हैं, दूसरा यह कि हम पहाड़ की तलहटी में रहें और बाढ़ में बह जाएं। इस बिंदु पर मो जियुए ने स्थिति को और अधिक गंभीरता से चित्रित करना आवश्यक समझा। पेंग वांग भी जानते थे कि यह उचित था, लेकिन उनमें अभी भी इच्छाधारी सोच का अंश था। अगर बारिश रुक गई तो क्या होगा? क्या वे व्यर्थ ही इस मुसीबत से नहीं गुजरे होंगे? भाई, क्या हमें थोड़ी देर और देखना चाहिए? मो जियुए ने देखा कि पेंग वांग दृढ़ था, इसलिए वह केवल असहाय रूप से याद दिला सका, मुझे आशा है कि भाई पेंग अंधेरा होने से पहले निर्णय ले सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए पहाड़ पर चढ़ना और भी कठिन हो जाएगा। पेंग वांग ने सिर हिलाया, ठीक है, आधे घंटे में अगर अभी भी बारिश हो रही है तो मैं आपकी बात सुनूंगा और हम पहाड़ पर चढ़ेंगे। मो जियुए वापस गए और हे जिरन को पेंग वांग के फैसले के बारे में बताया, फिर विंग रूम में लौट आए जहां यमन धावक थे। यहाँ न केवल बारिश का निरीक्षण करना सुविधाजनक था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पेंग वांग को सभी को पहाड़ तक ले जाने के लिए मनाना जारी रख सका। पेंग वांग ने जिस आधे घंटे का उल्लेख किया था वह जल्दी बीत गया, और न केवल बारिश कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि यह और भी तेजी से गिर रही थी। बारिश का पानी विंग रूम में पूरी तरह भर गया था। मो जियुए ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, भाई पेंग, हर किसी की सुरक्षा के लिए हमें तुरंत पहाड़ पर जाना चाहिए। पेंग वांग ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, भाई। इतना कहने के बाद उन्होंने यमीन धावकों को आदेश दिया कि वे दूसरे विंग के कमरे में लोगों को सामान पैक करने और तुरंत चलने के लिए कहें। वह झिरन को पहले ही समस्या की गंभीरता का गहराई से एहसास हो गया था। वह पेंग वांग के पास दौड़ी और बोली, भाई पेंग, बेहतर होगा कि आप ली झेंग को सलाह दें कि वे सभी ग्रामीणों को पहाड़ पर जाने के लिए सूचित करें, या अन्य ऊंची जमीन खोजें, उन्हें यहां नहीं रहना चाहिए। थे झिरन के शब्द अभी भी पेंग वांग के लिए कुछ मायने रखते हैं। जब हर कोई असमंजस में सामान पैक कर रहा था, उसने फिर से लियूली झेन का दरवाजा खटखटाया। वह झिरन को ठीक से नहीं पता था कि पेंग वांग ने उन्हें कैसे मनाया, लेकिन जब वह ली झेन के घर से बाहर आया तो उसके चेहरे पर कुछ बेबसी दिखी। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था, पेंग वांग को दोषी महसूस नहीं हुआ। उसने उन कैदियों को, जिनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, फिर से पहाड़ पर जाने का आदेश दिया। भाभीियों को विंग रूम से बाहर आते देखा, अभी भी अपना सामान कसकर गले लगाया हुआ था। उन्होंने झिरन को सलाह दी, बहनों, ये सभी बारिश से भीग गए हैं, इन्हें साथ न लाना ही बेहतर है। भाभी, ये बिस्तर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इन्हें सूखने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी भाभी कठिनाई से नहीं डरती और इन्हें अपने साथ ला सकती है। हाँ भाभी, वह पांचवी भाभी भी ऐसा कर सकती है, वह भी कठिनाई से नहीं डरती। सातवीं भाभी भी कर सकती है। क्वोट डॉट 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 क्वोट। वह झिरन जानता था कि भाभीियों के बारे में कहा जा सकता है कि वे पहले राजधानी शहर में लगभग सभी रईस थी। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उनकी जागरूकता बहुत अधिक नहीं थी। असहाय होकर वह केवल धैर्यपूर्वक उनके साथ तर्क कर सकती थी।
बहनों, आपको अभी यहाँ दौड़ते समय यह महसूस हुआ कि इस कीचड़ भरी सड़क पर वजन लेकर आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। पहाड़ी रास्ता तो और भी मुश्किल है। एक लापरवाह कदम से आपका पूरा शरीर नीचे गिर सकता है। इतना भारी सामान जो अब बेकार है, लाना वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है। हालांकि भाभियां जानती थी कि जीरन सही था, फिर भी वे अपना सामान पीछे छोड़ने से हिचक रही थी। उनके उलझे हुए भावों को देखकर बूढ़ी महिला मो ने भारी स्वर में कहा, आप सभी को हे परिवार की लड़की की बात सुननी चाहिए। चून की सास ने बोल दिया था। नंदे नाराजगी के साथ अपना सामान विंग रूम में ही रख सकी। फैंग और जी परिवार समझदार थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उन्होंने झिरन ने सभी को अपना सामान छोड़ने के लिए क्यों कहा। उन्होंने आदतन उसके कार्यों की नकल की। सभी ने अपना सामान पूरी तरह से विंग रूम में रख दिया। थे जीरन की बात सुनकर वे केवल तंबू बाहर ले आए। सभी को तैयार देखकर पेंग वांग ने आदेश दिया और वे बारिश में ही निकल पड़े। गांव की कीचड़ भरी सड़क पर वे कठिनाई से चल रहे थे। कोई भी पेंग वांग के दृष्टिकोण को समझ नहीं सका, लेकिन उन्होंने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की और केवल शिकायतों से भरे पेट के साथ नाराजगी के साथ उसके पीछे चल सकते थे। जब कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने झिरन ने ताओबाओ मॉल से चारकोल के 2 बैग खरीदे, उन्हें तेल के कपड़े में कसकर लपेटा और उसे अपने स्थान से बाहर ले गया। पूरी टीम में से अपनी पीठ पर ऑलिक्लॉथ पैकेज ले जाने वाली हे झिरन के अलावा बाकी लोगों ने बारिश से बचने के लिए केवल एक तंबू का सहारा लिया था। मो जियुए चौकस थे। एक नजर में उसने हे झिरन के बड़े पैकेज को देखा। उसने झट से उसे उठाया और अपनी पीठ पर रख लिया। जल्द ही सभी लोग पहाड़ की तलहटी में पहुंचे और उन्हें पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा रास्ता मिल गया। मो जियुए ने सभी के लिए रास्ता खोलने का बीड़ा उठाया। जब वे पीछे चल रहे थे तो बाकी लोगों ने एक दूसरे का समर्थन किया। यह हे परिवार के लिए सबसे कठिन था, जिन्हें लकवाग्रस्त हे मिन को अपने साथ पहाड़ पर ले जाना था। कठिनाई बहुत बड़ी थी। हे परिवार को गति को प्रभावित न करने देने के लिए हे झिरन ने उन्हें एक सुझाव देने की पहल की। वह था लकड़ी की गाड़ी से तख्तों को हटाना और हे मिन को उसमें बांधना, फिर उसे रस्सियों के साथ खींचना। यहाँ तक यमन धावक भी अब अधिक अच्छे को नजरअंदाज नहीं कर सके और भांग की रस्सियां कराने की पहल की। फिर भी हे परिवार अभी भी टीम से बहुत पीछे है। सौभाग्य से जब हर कोई पहाड़ के आधे ऊपर पहुंच गया, तो उन्हें पता चला कि आगे कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी गड्ढा है। हे झिरन की खतरे की समझ में वह स्थान सभी के लिए अस्थायी आश्रय लेने के लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि हवा और बारिश से बचने के लिए वहां कोई जगह नहीं थी, लेकिन फायदा यह था कि वहां कोई पेड़ नहीं थे। अगर बिजली चमकती भी तो दुर्घटना नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने इस तरह के मौसम में भूस्खलन की संभावना पर भी विचार किया। इसलिए पहाड़ी अवसाद में बाढ़ के पानी से बचना सबसे अच्छी स्थिति थी। इसलिए उसने पेंग वांग को वहां जाने का सुझाव देने की पहल की। पेंग वांग पहले अनिच्छुक थे। उसका इरादा एक ऐसी गुफा ढूंढने का था जो कम से कम उन्हें बारिश के पानी से बचा सके। वह झिरन ही उसे अपना तर्क समझा सकता था। हालांकि पेंग वांग को लगा कि हे झिरन चिंतित हो रहा है, अंत में उसने उसकी क्षमताओं के बारे में सोचते हुए समझौता कर लिया। उनकी उम्मीदों से परे जब सभी लोग पहाड़ी अवसाद पर पहुंचे, तो उन्हें खुशी से पता चला कि वहां वास्तव में अलग अलग आकार की 3 गुफाएं थीं। पेंग वांग बहुत खुश थे। उनकी जांच करने के बाद उन्होंने लोगों की संख्या के अनुसार अस्थायी आश्रय के लिए गुफाओं का आवंटन किया। उन्होंने अभी भी कुछ हद तक मो परिवार का पक्ष लिया और उन्हें अपने लिए सबसे छोटा परिवार रखने दिया। हालांकि गुफा छोटी थी, मो परिवार बहुत संतुष्ट था क्योंकि इसमें केवल उनका अपना परिवार ही था। उसने अन्य 3 परिवारों के लोगों को सबसे बड़ी गुफा आवंटित की। यमीन ने मध्यम आकार का चुना। अब सभी के पास बारिश से बचने के लिए जगह थी, लेकिन उसके बाद कठिन समस्याएं आ गईं। उनके कपड़े भीग गए थे। यदि वे समय पर उन्हें बदल या सुखा न सके, तो यह आसानी से सर्दी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा अब उनके पास भोजन या पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक रात भूखा रहना निश्चित रूप से उनके लिए एक और पीड़ा होगी। उन्होंने झिरन ने इन मुद्दों के लिए पहले से तैयारी की थी। उसने सार्वजनिक रूप से ऑलिक्लॉथ पैकेज को खोला, जिससे अंदर का कोयला दिखाई दिया। जैसे ही मो महिलाओं ने लकड़ी का कोयला देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। भाभी, वो ये क्या है? झिरन ने पहले ही एक स्पष्टीकरण सोच लिया था। लियू परिवार के घर पर लकड़ी का कोयला देखकर मैंने सोचा कि हमें पहाड़ पर इसकी आवश्यकता हो सकती है। इसलिए मैंने इन्हें लाने के लिए कुछ चांदी के सिक्के अलग रख दिए। मो हन्यू ने उसकी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। भाभी, आप सचमुच अद्भुत हैं। ऐसी चीजें भी आप सोच सकती हैं। यह सही है, भाभी। वह
दूसरी भाभी अब आपकी सबसे ज्यादा प्रशंसा करती है। वह झिरन सभी को देखकर मुस्कुराया। उसने अपने कपड़ों से तेल के कपड़े में लिपटी माचिस निकाली और मो जियुए के साथ मिलकर लकड़ी का कोयला जलाया। साथ ही मो जियुए ने हे झिरन को उसकी विचारशीलता के लिए सराहना भी दी। पहाड़ पर जलाओ लकड़ी बारिश के पानी से भीग गई थी। अगर उन्हें कुछ मिल भी जाए तो शायद वह जलने में असमर्थ होगा। लेकिन इस चारकोल के साथ यह अलग था। इसे न केवल जलाना आसान था, बल्कि यह लंबे समय तक जलता रहा। उसने झिरन ने तेजी से जलने वाला कोयला खरीदा था। थोड़े प्रयास से उसने इसे आसानी से जला लिया। जैसे जैसे गुफा में तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया, महिलाएं अपने कपड़े सुखाने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। दुर्भाग्यवश पहनते समय कपड़ों को सुखाना आसान नहीं था। यह देखकर मो जियुए ने आश्रय लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का फैसला किया। जब हे झिरन ने उसे जाते हुए देखा तो वह जल्दी से ऊपर गई और उसे चारकोल के 2 छोटे पैकेज दिए। इन्हें अपने साथ ले जाओ और कुछ बड़े भाई पेंग और अन्य लोगों को दे दो। मो जियुए ने चारकोल के 2 छोटे पैकेजों को देखा और उन्हें छोड़ने में अनिच्छुक थे। वह खुद पहाड़ पर कोयला ले गया था, इसलिए वह बेहतर जानता था कि वहां कितना कोयला था। भले ही उसने इसे न दिया हो, फिर भी उसे डर था कि यह बहुत लंबे समय तक नहीं जलेगा। उसके अपने परिवार के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त था, फिर भी उसे इसे दूसरों के साथ साझा करना था। उसने झिरन को उसकी दुविधा देखी। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी वहां कुछ है। मो जियुए ने तुरंत राज्य के खजाने से माल की भारी हानि के दृश्य के बारे में सोचा और उन्हें तुरंत अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। ठीक है, मैं उन्हें तुरंत ले आऊंगा। मो जियुए के चले जाने के बाद हे झिरन ने गुफा के मुहाने पर पहरा देने की पहल की, जिससे महिलाओं को अपने कपड़े उतारने और जल्दी से सूखने की अनुमति मिल गई। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छा गया और भारी बारिश रुकने का अभी भी कोई संकेत नहीं दिख रहा था। सौभाग्य से यहाँ का भूभाग ऊंचा था और सारा वर्षा जल बिना किसी संचय के पहाड़ी से नीचे बह जाता था। अंगारों के सामने बैठकर पेंग वांग को मो जियुए जोड़े की प्रशंसा करनी थी। भाई, आप और आपकी पत्नी सचमुच दूरदर्शी थे। पहाड़ के नीचे का क्षेत्र अब तक बाढ़ग्रस्त हो चुका होगा। मो जियुए स्पष्ट रूप से कुछ चिंतित थे। ऐसा लगता है कि ग्राम प्रधान लियू ने आपकी सलाह नहीं सुनी। पेंग वांग ने भी आह भरी। मैं वह सब कह चुका हूं जो मैं कह सकता था। ग्राम प्रधान लियू स्वभाव से जिद्दी है, उसे हमेशा लगता है कि मैं डर पैदा कर रहा हूं। मो जियुए ने असहायता से अपना सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दोनों को बातें करते हुए देखकर झांग क्विंग मस्ती में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा। बॉस, भले ही हम पहाड़ पर आकर बाढ़ की आपदा से बच गए हों, लेकिन हम भूखे मरने के बिना 1 या 2 दिन भी यहाँ नहीं रह सकते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यह मुद्दा ऐसा कुछ नहीं था जिस पर पेंग वांग ने विचार नहीं किया था। सबसे पहले उसने केवल यही सोचा था कि वे एक रात बारिश से बचने के लिए पहाड़ पर रुकेंगे और अगली सुबह निकल सकते हैं। लेकिन अभी भी हो रही बारिश को देखकर वह भी अनिश्चित थे। इस समय मो जियुए अचानक खड़े हुए और गुफा के मुहाने की ओर बढ़े। मो जियुए की हरकतों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। कुछ तो हुआ होगा। दोनों चुपचाप गुफा के मुहाने तक उसके पीछे चले गए। भाई, क्या हो रहा है? मो जियुए ने पेंग वांग को चुप रहने का इशारा किया, फिर धीरे से कहा, बड़े भाई पेंग, मुझे अपनी कृपाण दे दो। ऐसा लगता है कि मैंने जंगली सुअर की आवाज सुनी है। यह सुनकर कि वहां एक जंगली सुअर है, पेंग वांग बेवजह कुछ हद तक उत्तेजित हो गया। यदि यह केवल वह और कुछ सरकारी क्लर्क होते तो उन्हें घबराहट महसूस हो सकती थी। हालांकि उनके सामने पिछले दाशुन राजवंश के सबसे युवा युद्ध देवता खड़े थे। उसे तुरंत राहत महसूस हुई। पेंग वांग ने झांग क्विंग की कृपाण ली और उसे मो जियुए को सौंप दिया। सावधान रहें, भाई। यह देखते हुए कि मो जियुए पहले ही गुफा से बाहर जा चुका था, पेंग वांग ने अपनी कृपाण उठाई और उसके पीछे चल दिया। भाई, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसी समय हे झिरन ने भी बाहर की हलचल सुनी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा, रात का खाना तय हो गया है। वह गुफा से बाहर निकली ही थी कि उसने मो जियुए की परछाई को चमकते हुए देखा जब वह आगे झाड़ियों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। पेंग वांग बेतहाशा पीछे भागा, मो जियुए के साथ टिकने में असमर्थ रहा। यह जानते हुए कि मो जियुए ने अपनी चाल चली है, वह झिरन बस गुफा के मुहाने पर लौट आया। इतनी भारी बारिश के साथ यदि मो जियुए को खतरे का गहरा एहसास नहीं होता तो उन्हें जंगली सुअर की इतनी जल्दी खोज नहीं होती। दूर से जंगली सुअर की चीख सुनकर वह जल्द ही तूफान में डूब गया। कुछ ही समय बाद मो जियुए और पेंग वांग एक गहरे काले जंगली सुअर को खींचते हुए वापस आए। पेंग वांग ने तुरंत अन्य 3 परिवारों के कई लोगों को बुलाया और उन्हें जंगली सुअर को ठीक से साफ करने का आदेश दिया।
तभी सभी ने देखा कि मो जियुए ने वास्तव में एक जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बारिश का सामना किया था। अब यह अच्छा था, कम से कम वे आज रात भूखे नहीं रहेंगे। साथ ही वे पेंग वांग के उन्हें पहाड़ पर लाने के कारण के बारे में भी गहराई से जानते थे। इतनी देर से इतनी भारी बारिश हो रही थी कि पहाड़ के नीचे का इलाका पहले ही बाढ़ से घिर चुका होगा। अब हर कोई खुद को कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि भले ही उन्होंने बहुत सारा सामान खो दिया था, लेकिन उनका जीवन सुरक्षित था। यह सोचते हुए कि इतने समय के बाद महिलाओं के कपड़े लगभग सूख जाएंगे, मो जियुए उस गुफा में लौट आए जहां उनका परिवार रह रहा था। यह सुनकर कि रात के खाने में जंगली सुअर का मांस है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जिसे समाहित नहीं किया जा सका। वह झिरन अधिक चौकस था। मो जियुए के कपड़े फिर से भीगे हुए देखकर उसने उसे अंगारों के पास बैठने के लिए खींच लिया ताकि वो ठीक से सूख सके। उसी समय मो जियुए ने यह भी देखा कि कोने में लकड़ी का कोयला का ढेर पहले की तुलना में बढ़ गया था। उसने हे झिरन को गहराई से देखा, लेकिन उसकी आंखों में जांच की दृष्टि पहले की तुलना में बहुत कम थी। उसने शायद इस तरह की बहुत सी अजीब चीजें देखी थी और धीरे धीरे वह सुन्न होता जा रहा था। झिरन ने तंबू खड़ा किया और कुछ शाखाएं इकट्ठा करने के लिए बाहर चला गया। कोई और रास्ता नहीं था। खाना पकाने के सभी बर्तन ग्राम प्रधान लियू के घर पर छोड़ दिए गए थे। वे केवल जंगली सुअर के मांस को आग पर भून सकते थे। वैसे भी अच्छा था कि वे अपना पेट भर लेते थे। सरकारी क्लर्क भी निष्क्रिय नहीं थे। जंगली सुअर का मांस जल्दी खाने के लिए सभी ने अपने खंजर या कृपाण निकाल लिए और हे झिरन की आवश्यकताओं के अनुसार मांस को समान आकार के टुकड़ों में काट दिया। महिलाएं सभी जंगली सुअर के मांस को तिरछा करने के लिए जिम्मेदार थीं। इतने सारे लोगों के लिए रात का खाना पकाने के साथ वह झिरन अकेला ही निश्चित रूप से अभिभूत हो जाएगा। इस प्रकार तीनों गुफाओं में आग जलाई गई और सभी ने अपने अपने प्रावधानों पर काम किया। सरकारी क्लर्कों और अन्य 3 परिवारों के लोगों के पास कोई मसाला नहीं था और वे केवल नर्म जंगली सुअर का मांस ही खा सकते थे। लेकिन मो परिवार के लिए यह अलग था। वह झिरन की जेब में हर चीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखता था। वहां नमक था और वह वनस्पति तेल की एक छोटी बोतल निकाल सकती थी। इतना ही नहीं, मांस भूनते समय वह झिरन गुप्त रूप से कुछ मसाले भी छिड़कता था जिनका स्वाद बहुत तीव्र नहीं होता था। यह कहना होगा, मो परिवार का आज रात का रात्रिभोज बहुत स्वादिष्ट था। हे परिवार को भी आज भारी बारिश से लाभ हुआ। पहली बार अन्य सभी की तरह ही उपचार का आनंद लिया गया। सरकारी क्लर्कों के पास उन्हें देने के लिए उनके सामान्य काले उबले बंस नहीं थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उन्हें भूखा नहीं देख सकते थे, खासकर क्योंकि एक जंगली सुअर से इतना मांस था कि इतने सारे लोगों के लिए यह पर्याप्त था। इसलिए पेंग वांग ने एक आंख बंद कर दी और उन्हें अपनी इच्छानुसार जंगली सुअर का मांस खाने दिया। जैसे ही सभी ने अपना भोजन समाप्त किया और आराम करने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें दूर से महिलाओं के रोने और बच्चों के रोने की आवाज के साथ हल्की सी हलचल सुनाई दी। मो जियुए और हे झिरन ने एक दूसरे पर नजर डाली। यह वे ग्रामीण होने चाहिए, मो जियुए ने निश्चितता के साथ कहा। हाँ, पहाड़ के नीचे की स्थिति शायद हमारी कल्पना से भी बदतर है, उन्होंने झिरन ने अपना अनुमान व्यक्त करते हुए कहा। रोने की आवाज और कदमों की आवाज और भी करीब आती गई। जबकि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, हे झिरन ने प्राचीन शैली के डिजाइन के साथ एक लकड़ी की मशाल खरीदने के लिए ताओबाओ खजाने का उपयोग किया और इसे मो जियुए को जला दिया। मशाल थामे मो जियुए गुफा के मुहाने पर गया। आपकी हल्की रोशनी में वह लोगों के एक समूह को पहाड़ी रास्ते से अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकता था। यह सुनकर कि मो जियुए ने भी बाहर की आवाज पर ध्यान दिया है, पेंग वांग जल्दी से दौड़कर आगे बढ़ गया। भाई, मुझे डर है कि गांव में पहले ही बाढ़ आ चुकी है। सौभाग्य से वे पहाड़ पर चढ़ गए, हताहतों की संख्या बहुत गंभीर नहीं होनी चाहिए, मो जियुए ने जवाब में भारी कहा। जैसे जैसे ग्राम प्रधान लियू और ग्रामीण बोल रहे थे, कदमों की आवाज और रोने की आवाजें और भी करीब आती जा रही थी। उन ग्रामीणों ने घाटी के इस तरफ आग की रोशनी देखी थी और वे सभी ग्राम प्रधान लियू की दिशा में चले गए। थोड़ी देर में अंधेरी रात और भारी बारिश से धुंधली दृष्टि में आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्राम प्रधान लियू था। पेंग वांग जोर से चिल्लाया, ग्राम प्रमुख लियू, पहाड़ की तलहटी में चीजें कैसी हैं? परिचित आवाज सुनकर ग्राम प्रधान लियू ने एक पल में अपनी गति तेज कर दी। बिना मजबूती से खड़े हुए उसने रोते हुए स्वर में कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपकी सलाह नहीं मानी। अब गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह डूब गया है। 30% से भी कम लोग भाग निकले हैं। यहाँ बोलते हुए ग्राम प्रधान लियू अप्रत्याशित रूप से फूट फूट कर रोने लगे और बेहद दुखी दिख रहे थे।
उसके पीछे के ग्रामीण भी और जोर जोर से रोने लगे। सभी ग्रामीण गुफा के सामने एकत्र हो गए, अनुमानतः लगभग 40 से 50 लोग थे। इसके अलावा उनमें से अधिकांश युवा लोग थे, जिनमें बुजुर्ग, कमजोर, महिलाएं और बच्चे बहुत कम संख्या में थे। बिना सोचे समझे यह निश्चित था कि जो लोग एक साथ पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए होंगे वे नष्ट हो गए होंगे। बाढ़ के पानी में इतने सारे लोगों के मरने के बारे में सोचकर पेंग वांग और मो जियुन पर दुख की लहर दौड़ गई। इसने सचमुच उस कहावत को चरितार्थ कर दिया, बाढ़ का पानी निर्दयी होता है। अब पछताने का समय नहीं था। पेंग वांग ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई और तुरंत निर्णय लिया। सभी महिलाएं मो परिवार की पहाड़ी गुफा में जाएंगी। वो यमीन धावकों और उन पुरुष सजायाफ्ता अपराधियों के साथ सबसे बड़ी पहाड़ी गुफा में रहेगा। वे अपना वर्तमान पहाड़ी गुफा आश्रय उन ग्रामीणों को छोड़ देंगे। हालांकि इस रास्ते पर अधिक भीड़ होगी, वे यह नहीं देख सकते थे कि उन ग्रामीणों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मो जियुंग और हे झिरन ग्रामीणों के लिए कुछ लकड़ी का कोयला लेकर आए ताकि वे पहले अपने कपड़े सुखा सकें। जहां तक भोजन का प्रश्न है, उन्होंने अभी तक कोई उपाय नहीं सोचा था। मो जियुंग और हे झिरन ने ग्राम प्रधान लियू को लकड़ी का कोयला सौंपा ही था कि अचानक उन्हें ग्रामीणों के बीच से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ग्राम प्रधान लियू, मेरे परिवार का ली टाइजू बेहोश हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? हमारे गांव का चिकित्सक बाढ़ के पानी में बह गया। मेरे टाइजू का इलाज कौन कर सकता है? यह सुनकर वह झिरन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। मैं कुछ चिकित्सा कौशल जानता हूँ। आप मुझे देखने की अनुमति क्यों नहीं देते? यह देखकर कि इतने उत्साह से स्वयंसेवा करने वाली एक महिला थी जो बहुत छोटी लग रही थी, ग्राम प्रधान लियू को अपने दिल में कुछ संदेह हुआ। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इतनी कम उम्र की लड़की मेडिकल स्किल्स को समझ सकेगी। पेंग वांग एक नजर से उसकी झिझक को समझ सकता था। ग्राम प्रधान लियू, युवा मैडम मो कोई साधारण डॉक्टर नहीं है। उन्हें दिव्य डॉक्टर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पेंग वांग को दिव्य चिकित्सक की उपाधि से सम्मानित करते हुए सुनकर हे झिरन के पास विनम्र होने का समय नहीं था। उन्होंने ग्राम प्रधान लियू से आग्रह किया, स्थिति अत्यावश्यक है। अब और देरी न करें। अब भी मरीज की विशिष्ट स्थिति के बारे में पता नहीं होने पर यदि उपचार के समय में देरी हुई तो जान जा सकती है। ग्राम प्रधान लियू अब भी पेंग वांग की बातों पर बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने ली टाइजू की स्थिति की जांच करने में हे झिरन की सुविधा के लिए तुरंत एक जगह खाली कर दी। आग की रोशनी के नीचे हे झिरन ने मरीज को देखा। जल्द ही उसने ठंडी हवा का झोंका सोख लिया। ली टाइजू पर सूजन के साथ एक तरफा सबमांडिबुलर लिम्फेडेनोपैथी दिखाई दी थी। पहली चीज जो उसके दिमाग में आई वह थी ब्यूबेनिक प्लेग। उसने झिरन ने गांव वालों की ओर देखा और पूछा, क्या उसका परिवार यहाँ है? मैं ली टाइजू की पत्नी हूँ। बोलने वाली बिल्कुल वही महिला थी जिसने ली टाइजू को बेहोश होते हुए देखा था और पहले मदद के लिए चिल्लाई थी। महिला को थोड़ा घबराया हुआ देखकर झिरन ने गंभीरता से कहा, घबराओ मत। मेरे सवालों का ध्यानपूर्वक उत्तर दो। ठीक है। बेहोश होने से पहले क्या उनमें ठंड लगना, तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, रुक रुक कर उल्टी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण थे? थे झिरन द्वारा सूचीबद्ध लक्षणों को सुनकर ली टाइजू की पत्नी सिर हिलाती रही। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। पिछले 2 दिनों में मेरे टाइजू में वास्तव में ऐसे लक्षण दिखे। जैसे ही वह बोल रही थी, ली टाइजू की पत्नी ने पहले ही हे झिरन की आस्तीन कसकर पकड़ ली थी और उत्सुकता से पूछ रही थी, डॉक्टर, क्या मेरी टाइजू किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है? ली टाइजू के लक्षणों के आधार पर यह बुबोनिक प्लेग की अभिव्यक्तियों से लगभग पूरी तरह मेल खाता है। अपने निदान की और पुष्टि करने के लिए हे झिरन ने ग्राम प्रमुख लियू को खोजा। उसने उसे किनारे बुलाया। ग्राम प्रधान लियू, क्या हाल ही में आपके गांव में बहुत सारे चूहे आए हैं? चूहों का जिक्र सुनकर ग्राम प्रधान लियू ने गहरी आह भरी। इसका जिक्र ही मत करो। पिछले वर्षों में गांव में चूहे थे, लेकिन संख्या बहुत अधिक नहीं थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाल ही में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उनका आकार बहुत बड़ा हो गया है। कल ही मैंने अपने घर के स्टोर रूम में कई मरे हुए चूहे देखे। ग्राम प्रधान लियू का उत्तर सुनकर हे झिरन की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। ग्राम प्रमुख लियू, ली टाइजू के पास बुबोनिक प्लेग होना चाहिए। टाउन प्लेग। ग्राम प्रधान लियू तुरंत स्तब्ध रह गए। वो इस शब्द से अपरिचित नहीं थे। कुछ 20 साल पहले उसने यहाँ से कई सौली दूर एक काउंटी शहर में होने वाली ऐसी बीमारी के बारे में सुना था। प्रारंभ में शाही दरबार ने उपचार प्रदान करने के लिए कई शाही डॉक्टरों को भेजा, लेकिन अंत में शाही डॉक्टर भी बुबोनिक प्लेग से संक्रमित होने से नहीं बच सके।
बाद में प्लेग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए शाही अदालत केवल उस काउंटी शहर को बंद करने का आदेश दे सकती थी। उस शहर के गरीब आम लोग या तो बीमारी से दर्दनाक रूप से मर गए या भूख से मर गए। संक्षेप में, एक भी जीवित नहीं बचा। बस यही सोचते सोचते ग्राम प्रधान लियू के पैर नरम पड़ गए। डॉक्टर, नहीं, दिव्य डॉक्टर, मैं आपसे हमें बचाने की विनती करता हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, ग्राम प्रधान लियू पहले ही हे झिरन के सामने जमीन पर घुटने टेक चुका था, बार बार घुटने टेक रहा था। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मो जियुइन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह भाग गया। इस समय हे झिरन ने ग्राम प्रधान लियू को खड़े होने में मदद की थी। मो जियुइन ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ है? ग्रामीणों में दहशत पैदा न करने के लिए हे झिरन ने मो जियुइन को चुपचाप दो शब्द बोले, बुबोनिक प्लेग। यहाँ तक मो जियुइन जैसा व्यक्ति भी, जो अक्सर जीवन और मृत्यु को देखता था, इन दो शब्दों को सुनकर अपने चेहरे को नाटकीय रूप से पीला पड़ने से नहीं रोक सका। यह कैसे हो सकता है? जैसे ही वह हे झिरन की दिशा के करीब आया, उसी समय धीरे से बोलने पर उसके होंठ हिल गए। उसने झिरन ने तुरंत उसे रोका, ऊपर मत आओ। स्वाभाविक रूप से मो जियुइन ने उसके इरादों को समझा। उसे चिंता थी कि अगर वह उन ग्रामीणों के बहुत करीब गया तो वह प्लेग से संक्रमित हो जाएगा। एक कट्टर आदमी के रूप में वह हे झिरन को एक महिला के रूप में अकेले जीवन और मृत्यु का सामना करने की अनुमति कैसे दे सकता था? हालांकि वह जानता था कि संक्रमित होने से बचना संभव नहीं है, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। वास्तव में वह झिरन वास्तव में बुबोनिक प्लेग से नहीं डरता था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने चीनी दवा तैयार की थी जिसका ब्यूबेनिक प्लेग के खिलाफ विशेष प्रभाव था। जब तक संक्रमित व्यक्तियों की स्थिति अंतिम चरण के अंक क्षति तक नहीं पहुंची, तब तक वह रोगजनक का उन्मूलन हासिल कर सकती थी। दुर्भाग्य से इस खुशखबरी को सार्वजनिक करने से पहले ही वह विदेश चली गई थी। जो अप्रत्याशित था वह यह था कि यहां स्थानांतरित होने के तुरंत बाद बुबोनिक प्लेग के लिए विशेष प्रभाव वाले उपचार का उपयोग किया गया था। हालांकि उसके पास प्लेग के इलाज के लिए औषधीय सामग्री नहीं थी, लेकिन ताओबाओ ट्रेजर मॉल पर सब कुछ खरीदा जा सकता था। एकमात्र मुद्दा यह था कि ये औषधीय सामग्रियां इस पहाड़ी गुफा के नीचे प्रकाश को कैसे देख सकती थी। इसके बाद उसने देखा कि मो जियुइन पहले ही उसकी तरफ आ चुकी थी, चुपचाप उसका छोटा सा हाथ पकड़े हुए थी। मो जियुइन की आंखों में भाव बहुत ईमानदार थे। हम एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक साथ पीछे हटते हैं। यह देखते हुए कि वह अपने शब्दों से मो जियुइन की भागीदारी को नहीं रोक सकती, हे झिरन ने तुरंत उसकी कंपनी स्वीकार कर ली। साथ ही उसने बदले में अवचेतन रूप से मो जियुइन का हाथ भी दबाया और उसे आराम से रहने का संकेत दिया। ग्राम प्रधान लियू ने फिर से विनती की, डॉक्टर ही, मैं आपसे विनती करता हूँ। जैसे ही वह बोला, उसने गांव वालों की ओर देखा जो अभी भी नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। हे झिरन ने फिर से याद दिलाया, मेरा सुझाव है कि आप घबराहट से बचने के लिए अस्थायी रूप से प्लेग को गुप्त रखें, जिससे चीजें और खराब हो जाएंगी। साथ ही अब आप सभी के संक्रमित होने की संभावना है, इसलिए अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अब से कोई भी मेरी अनुमति के बिना गुफा से बाहर नहीं जा सकता। यदि आप मेरे कहे अनुसार कर सकें तो मैं आप सभी का इलाज करने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर कि हे झिरन उनका इलाज करने की कोशिश करेगा, ग्राम प्रधान लियू को आशा की किरण दिखाई दी। उसने बार बार सिर हिलाया और वादा किया, डॉक्टर कृपया निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से इस मामले को नहीं फैलाऊंगा। ग्राम प्रधान लियू के वादे के अनुसार हे झिरन ने उसे नजरों से छिपाते हुए अपनी आस्तीन से चांदी की सुइयों का एक पैकेज निकाला। वह वर्तमान में प्लेग के इलाज के लिए दवाएं तैयार करने में असमर्थ थी, इसलिए वह ली टाइजू की स्थिति को अस्थायी रूप से स्थिर करने और इसे और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए केवल एक्यूपंक्चर का उपयोग कर सकती थी। निश्चित रूप से उसने कुशलता से ली टाइजू के शरीर पर कई एक्यूपॉइंट्स पर चांदी की सुइयां डाली। मो जियुए चुपचाप उसके साथ था। लगभग सवा घंटे के बाद ली टाइजू की सांसें काफी धीमी हो गईं, हालांकि उन्हें अभी भी होश नहीं आया था। उन्होंने झिरन ने चांदी की सुइयां हटा दी और ली फैमिली मैडम से कहा, उन्हें आधे घंटे के भीतर उठ जाना चाहिए। ली फैमिली मैडम ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया, यह सोचकर कि ली टाइजू अब ठीक है। उसकी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर। वह झिरन उसे बताना चाहता था कि ली टाइजू केवल अस्थायी रूप से स्थिर हुआ है और अभी भी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन ली फैमिली मैडम की राहत देखकर उन्होंने खुद को यह कहने से रोक लिया। इसके अलावा हे झिरन को लगा कि इस समय सभी को अलग थलग करने की कोई जरूरत नहीं है।
जो लोग इससे संक्रमित हुए होंगे वे पहले ही उजागर हो चुके हैं, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यदि समय पर निवारक दवा नहीं ली गई तो उपस्थित सभी लोगों को प्लेग से संक्रमित होने की संभावना थी। वह झिरन उठा और गंभीरता से मो जियुए को गुफा के मुहाने पर खींच लिया। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मो जियुए को पता था कि स्थिति अत्यावश्यक है। वह बस पूरा सहयोग कर सकता था। बस मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या करने की जरूरत है। थे झिरन ने मोटे तौर पर मो जियुए को अपनी योजना इतनी मात्रा में समझाई कि केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। मो जियुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुरंत भाई पेंग से बात करूंगा। पेंग वांग अधिकारियों की गुफा में लौट आए थे। मो जियुए को आते देखकर उसने तुरंत पूछा, भाई वहां चीजें कैसी हैं? इसी तरह यह नहीं चाहते हुए भी कि प्लेग का मामला बहुत से लोगों को चौंका दे, मो जियुए ने पेंग वांग को एक एकांत स्थान पर खींच लिया। भाई पेंग, मेरी पत्नी को पता चला कि मरीज प्लेग से पीड़ित है। प्लेग, दो शब्द सुनकर पेंग वांग को अपनी खोपड़ी पर झुनझुनी महसूस हुई। यहां तक इस संभावना के बारे में भी सोचा कि वे भी संक्रमित हो सकते हैं। पेंग वांग का सामान्य संयम खत्म हो गया था और वह मो जियुए को ध्यान से देखने लगा, जैसे कोई बड़ा निर्णय ले रहा हो। भाई, क्या अब हमें भागना नहीं चाहिए? पेंग वांग समझ गए कि शाही अदालत ने प्लेग से कैसे निपटा, एक भी संक्रमित व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, सभी को मौत की सजा सुनाई गई। और यह इसलिए था क्योंकि वह यह समझ गया था कि पेंग वांग अपना कारण खोने से घबरा गया। वह निश्चित रूप से मरने के इंतजार में कहीं फंसा नहीं रहना चाहता था। यदि वे अब भागते तो कम से कम उनके पास अभी भी जीने का मौका होता। मो जियुए पेंग वांग से भागने के विचार पूछने नहीं आए थे, बल्कि हे झिरन के अनुरोध को बताने आए थे। भाई पेंग, हम नहीं जा सकते। पेंग वांग को समझ नहीं आया, आप नहीं जा रहे हैं। आप यहीं रहना चाहते हैं और मरने का इंतजार करना चाहते हैं। वास्तव में मो जियुए भी अपने कई रिश्तेदारों के साथ तनाव में था। प्लेग से संक्रमित होने पर किसी के भी बचने की संभावना नहीं थी। लेकिन फिर भी वह हे झिरन पर भरोसा करने को तैयार था। भाई पेंग, मेरी पत्नी ने कहा कि जब वह पहले पहाड़ पर आ रही थी तो उसने कुछ जड़ी बूटियां देखी जो प्लेग को रोकने और उसका इलाज करने में सक्षम हो सकती थी। थे झिरन के चिकित्सा कौशल से इनकार न करते हुए पेंग वांग ने अभी भी नहीं सोचा था कि यह प्लेग के लिए काम करेगा, जो अन्य बीमारियों से अलग था। यह न केवल तेजी से फैला, बल्कि सबसे घातक बात यह थी कि कोई भी दवा इसे ठीक नहीं कर सकी। भाई, मुझे पता है कि तुम एक सख्त आदमी हो, लेकिन अपने परिवार के बारे में भी सोचो, अगर कोई इलाज नहीं है तो क्या होगा? क्या हम सब यही नहीं मर जाएंगे? मो जियुए ने हे झिरन पर विश्वास करना चुना, और पेंग वांग ने जो भी कहा, उसके बावजूद उन्होंने अपना मन नहीं बदला। भाई पेंग, बस हमें कुछ और समय दीजिए। मैं अपनी पत्नी के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाऊंगा। अब पहाड़ के नीचे बाढ़ आ गई है, अगर हम यहाँ से भागना भी चाहें तो यह असंभव होगा। क्यों न मैं अपनी पत्नी को एक कोशिश करने दूं। पहाड़ के नीचे बाढ़ के बारे में सोचते हुए पेंग वांग को अंततः एहसास हुआ कि वे वास्तव में इस जगह को नहीं छोड़ सकते। तब जीवित रहने के लिए उनकी आशा की अंतिम किरण केवल हे झिरन के पास ही थी। ठीक है, जल्दी करो और सुरक्षित रहो। सुरक्षा पर ध्यान दो। जैसे ही वह बोल रहा था, पेंग वांग ने मो जियुए के लिए दो बांस की टोपियां पकड़ ली। मो जियुए ने पेंग वांग को आश्वस्त करते हुए देखा, बांस की टोपियां ली और चला गया। जब हे झिरन अभी मो जियुए से मदद मांगने गई तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसे फिर से अपने रहस्य उसके सामने उजागर करने होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मो जियुए के नैतिक चरित्र पर विश्वास करती थी या नहीं। प्लेग से संभावित रूप से खतरे में पड़ी कई जिंदगियों की समस्या का सामना करते हुए उसे अपने स्वयं के रहस्यों को द्वितीयक प्राथमिकता के रूप में रखना पड़ा। पहले की तरह उसी रास्ते पर चलते हुए दोनों बांस की टोपी पहने हुए तेजी से आगे बढ़े। अंधेरा था, सड़कें फिसलन भरी थी, और हे झिरन की सुरक्षा के लिए मो जियुए ने हर समय उसका हाथ नहीं छोड़ा। झिरन ने सोचा, वैसे भी मेरे रहस्य कुछ और उजागर होने वाले हैं, इसलिए मैं लोगों को जिज्ञासा के लिए कुछ अतिरिक्त जगह भी दे सकता हूँ। इसलिए उसने सीधे अपने स्थान से एक राष्ट्रीय राजकोष ग्रेड रात्रि मोती प्राप्त किया। जैसे ही रात्रि मोती प्रकट हुआ, आसपास का वातावरण तुरंत स्पष्ट हो गया। मो जियुए ने रात के मोती पर एक नजर डाली, मुश्किल से खुद को यह पूछने से रोका कि उसने वह चीज कहां से निकाली। लेकिन फिर उसके द्वारा अचानक रात में मोती पैदा करना, इतना सारा कोयला और कुछ अन्य वस्तुएं निकालने से बहुत अलग नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि उसके पास अवश्य ही कोई जादुई थैला जैसा कुछ होगा। अन्यथा मो जियुए वास्तव में इस समय किसी अन्य उचित स्पष्टीकरण के बारे में नहीं सोच सकते थे।
यह पहली बार था जब हे झिरन ने मो जियुए के सामने अपनी जगह का खुले तौर पर उपयोग किया। वह पहले से ही छोटी छोटी बातों को छिपाने से कहीं आगे जा रही थी। हालांकि उसे अजीब सी आशंका महसूस हो रही थी, उसने मो जियुए को आगे पूछताछ करने का मौका देने से रोकने के लिए तुरंत एक समतल क्षेत्र की ओर इशारा किया। चलो वहां चलते हैं। मो जियुए ने सिर हिलाया और रास्ता बताने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों उस स्थान पर आए जिसे उसने झिरन ने बताया था, और एक सैन्य तंबू अचानक हवा से बाहर दिखाई दिया। यह एक शीर्ष स्तरीय सैन्य तंबू था जो हे झिरन के चिकित्सा कार्यालय स्थान में स्थित था। बाहरी और व्यवहारिकता दोनों शानदार थे। जबकि मो जियुए ने शून्यता से देखा, हे झिरन ने उसे पहले ही तंबू में खींच लिया था। बिना बारिश के उन पर असर पड़े, यह तुरंत बहुत अधिक आरामदायक हो गया। किसी को फिर से वहां से गुजरने और कुछ असामान्य देखने से रोकने के लिए तंबू में प्रवेश करने के बाद हे झिरन ने रात के मोती को वापस अपने स्थान पर रख दिया। जिस स्थान पर मैं अपने खजाने का सामान रखता हूं, वहां औषधीय तत्व है। संदेह से बचने के लिए आइए लौटने से पहले 1 घंटे के लिए यहां रुकें। मो जियुए ने सिर हिलाया, ठीक है। मो जियुए को चतुराई से अनुपालन करते हुए देखकर झिरन ने फिर से अपने स्थान से 2 कुर्सियां निकाली। पिछले 2 दिनों में दुकान से 3 और वस्तुएं बेची गईं, जिससे खर्चों में कटौती के बाद 980 ओ युआन प्राप्त हुए। जांच करने के बाद वह झिरन ने औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए जल्दबाजी की। अब उसे ताजी चुनी हुई जड़ी बूटियां खरीदने की जरूरत थी, तभी उन लोगों को विश्वास होगा कि जड़ी बूटियां अभी अभी पहाड़ से चुनी गई हैं। सौभाग्य से ताओबाओ पर वह सब कुछ पाया जा सकता है जिसकी कल्पना की जा सकती है। वह झिरन अब काफी अमीर मानी जाती थी, इसलिए खर्च करने के मामले में उस पर कोई वित्तीय दबाव नहीं था। कुछ ही समय में उसने अपनी जरूरत की सभी औषधीय जड़ी बूटियां खरीद ली। तंबू के अंदर घुप अंधेरा था। मो जियुए को तभी महसूस हुआ कि अचानक कोई चीज उसके पैरों को ढक रही है। बाहर पहुंचकर देखा तो सब घास थी। इस समय हे झिरन की कुछ हद तक दोषी आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में हम इन जड़ी बूटियों को अपने साथ वापस ले जाएंगे। क्या आपकी ये जड़ी बूटियां प्लेग को ठीक कर सकती हैं? ऐसा नहीं था कि मो जियुए को अपने चिकित्सा कौशल पर विश्वास नहीं था, बल्कि यह था कि प्लेग बहुत बुरा था। यदि इन जड़ी बूटियों से इसे इतनी आसानी से ठीक किया जा सकता है, तो क्या यह इतना आसान नहीं होगा? यदि यह देर से चरम या गंभीर नहीं है, तो दवा को कुछ बार लेने से यह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह ली टाइसू की तरह है, तो मेरी चांदी की सुइयों को दवा के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसने झिरन ने दृढ़ता से कहा। मो जियुए ने गहरी आह भरी। मुझे बताओ मुझे क्या करना है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उसने झिरन ने हाथ फैला दिए। अब जब हमारे पास दवा है, तो आपको बस चीजों को छिपाने में मेरी मदद करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। 1 घंटे बाद तक दोनों फिर से चुप हो गए, जब हे झिरन ने तंबू को पैक किया और जड़ी बूटियों को लेकर मो जियुए के साथ वापस लौटा। उनके जाने के बाद से पेंग वांग गुफा के मुहाने पर अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा था, उम्मीद कर रहा था कि वे अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे। दूर से 2 आकृतियों को देखकर वह उनसे मिलने के लिए मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा। भाई, क्या तुम्हें जड़ी बूटियां मिली? सभी के जीवित रहने की यही एकमात्र आशा थी। हमने उन्हें पा लिया। मो जियुए ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। जब वह उनके पास पहुंचा, तो पेंग वांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के झिरन के पास मौजूद जड़ी बूटियों को ले लिया और उस गुफा की ओर इशारा किया जहां ग्रामीण आश्रय ले रहे थे। जब वे पहाड़ पर गए तो मैंने उन्हें लोहे का बर्तन लाते देखा, चलो वही दवा बनाते हैं। पेंग वांग 1 सेकंड भी अधिक इंतजार नहीं करना चाहता था, केवल यह आशा कर रहा था कि दवा बीमारों को ठीक कर सकती है। जब तीनों जड़ी बूटियां लेकर ग्रामीणों के साथ गुफा में दाखिल हुए, तो ग्राम प्रधान लियू ने उत्सुकता से हे झिरन को बताया कि उनके जाने के बाद से कई और लोग बीमार पड़ गए हैं। वर्तमान लक्षण अभी भी बुखार और उल्टी के स्तर पर थे। बिना किसी संदेह के हे झिरन ने तुरंत ग्राम प्रधान लियू से दवा तैयार करने के लिए कोयले के ऊपर एक बड़ा लोहे का बर्तन स्थापित करने के लिए कहा। हालांकि एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। पानी नहीं। ग्राम प्रधान लियू आखिरकार यहीं के मूल निवासी थे और स्थानीय परिवेश से अपेक्षाकृत परिचित थे। ऊंचे स्थान पर एक पहाड़ी झरना है, वहां से पानी लाया जा सकता है। हालांकि इस तेज बारिश में बाहर कितना अंधेरा था, पानी लाना एक बड़ी समस्या थी। इस समय पेंग वांग के दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित थी। मैं अभी लोगों को पानी लाने के लिए ले जाऊंगा। वह झिरन मूल रूप से पहले वाली चाल का फिर से उपयोग करने की योजना बना रही थी, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और फिर उसके भंडारण स्थान से पानी ले। अब जबकि पेंग वांग ने कदम बढ़ा दिया है, वह कुछ परेशानी से बच गई।
जो लोग जानते थे उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा, इसलिए कोई देरी नहीं हुई क्योंकि कार्रवाई तेजी से की गई। पेंग वांग ने ग्राम प्रधान लियू से पानी के कई कंटेनर उधार लिए और बारिश में पानी लाने के लिए कुछ गार्डों को बुलाया। 1 घंटे से भी कम समय में जैसे ही मो जियुए को चिंता होने लगी और वह जाकर देखना चाहता था, पेंग वांग और कंपनी अंततः पानी लेकर वापस आ गई। ग्राम प्रधान लियू ने लोगों के लिए दवा काढ़ा बनाने की व्यवस्था की, साथ ही हे झिरन ने भी जांच की और ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। दवा का पहला बैच काढ़ा बनाया गया था, उसने झिरन को पहले ग्रामीणों को पीने दिया, बाकी गार्डों के लिए छोड़ दिया। दूसरा जत्था निर्वासितों के लिए था। वर्तमान स्थिति थी, बीमार का इलाज करो, स्वस्थ को बीमार पड़ने से रोको। जब सभी ने दवा पी ली तो रोशनी पहले ही खत्म हो चुकी थी। सौभाग्य से इस समय तक भारी बारिश रुक गई थी। पेंग वांग ने स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत लोगों को पहाड़ से नीचे भेजा। गार्ड जो खबर लेकर आए वह कल्पना से भी अधिक गंभीर थी। गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गया था, सभी घर ढह गए थे और अनगिनत लाशें सतह पर तैर रही थी। यह सुनकर सभी ने निराशा की आह भरी। ऐसी घटना के सामने पेंग वांग पूरी तरह से असमंजस में थे कि और क्या किया जा सकता था। यहां तक उन्होंने मो जियुए और हे झिरन को अपना मुख्य समर्थन और आश्रय माना। भाई बहन, क्या आपके पास कोई अच्छा समाधान है? इसका सामना करते हुए मो जियुए को भी कुछ समय के लिए कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि हम बस सरकार द्वारा चीजों को संभालने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हे झिरन ने ऐसा नहीं सोचा। भीषण बाढ़ अक्सर बड़ी विपत्तियों का कारण बनती है। वहां पहले से ही ऐसे ग्रामीण हैं जो प्लेग की चपेट में आ चुके हैं। अगर उन लाशों का तुरंत निपटारा नहीं किया गया तो मुझे डर है कि यह प्लेग नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? मो जियुए और पेंग वांग से एक ही शब्द एक साथ निकले। सबसे अच्छा तरीका उन लाशों को जल्द से जल्द बचाना और उनका अंतिम संस्कार करना है। महामारी के प्रसार को रोकने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। हे झिरन की समझ में यह सबसे व्यवहार्य समाधान था। पेंग वांग और मो जियुए की आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। उन्हें लाशों के दाह संस्कार की धारणा को स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगा। इन प्राचीन लोगों की नजर में मृतकों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण था, केवल उचित अंत्येष्टि से ही जीवित लोगों को आराम मिल सकता था। शवों का अंतिम संस्कार करना मृतकों का घोर अपमान था। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। दीदी, मुझे डर है कि यह उचित नहीं होगा। वह झिरन उसकी भावनाओं को समझता था। किसी व्यक्ति की गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं को बदलने का प्रयास करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। लेकिन व्यापक भलाई के लिए, या यूं कहें कि अधिक जीवित बचे लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए, वह केवल अनुनय जारी रख सकती थी। बड़े भाई पेंग, मैं हर किसी की इच्छा को समझता हूं कि उनके प्रियजनों को उचित अंत्येष्टि के साथ शांति मिले। लेकिन इस पर विचार करें, वे त्रस्त लाशें जिन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है, न केवल अत्यधिक दुर्गंध छोड़ेंगी, बल्कि हमारी हवा और पानी की आपूर्ति को भी प्रदूषित करेंगी, जिससे संभावित रूप से और भी अधिक प्रकोप हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह जीवित प्राणियों के लिए भी बहुत खतरा है? हे झिरन के शब्दों को सुनने के बाद मो जियुए की मूल स्थिति तुरंत डगमगा गई। वो सही है, बचे हुए लोग अब सबसे महत्वपूर्ण है। यदि प्लेग दूर दूर तक फैल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। पेंग वांग कोई जिद्दी बूढ़ा जीवाश्म नहीं था जो कारण देखने में असमर्थ था। जब हितों को संतुलित करने और कठिन विकल्प चुनने की बात आती तो वह निर्णायक होते। इतनी बड़ी बाढ़ से निश्चित रूप से सिर्फ यह गांव ही प्रभावित नहीं हुआ था। हमारे अकेले संभालने के लिए बहुत सारे शव हैं। इस दुविधा का वास्तव में कोई आसान समाधान नहीं था। यहां तक कि वह झिरन भी इससे बेहतर दृष्टिकोण के बारे में नहीं सोच सका। उसने केवल दिशा निर्देश के लिए एक सामान्य सुझाव दिया। जहां तक विस्तृत क्रियान्वयन का सवाल है, उसके पास कोई सुराग नहीं था। अंत में यह मो जियुए ही थे जिन्होंने एक व्यवहार्य योजना का प्रस्ताव रखा। इस बारे में अधिकारियों से संवाद करना और उनके लोगों से इसे लागू करवाना सबसे अच्छा होगा। लेकिन निस्संदेह यह पहले मजिस्ट्रेटों को समझाने पर निर्भर है। पेंग वांग ने इस पर संक्षेप में विचार किया। मैं कोशिश क्यों नहीं करता? मैं यहाँ के काउंटी प्रीफेक्ट से अपेक्षाकृत परिचित हूँ। उम्मीद है कि वह बहुत अधिक परंपरावादी नहीं है। नौबत यहाँ तक आ गई थी। झिरन को लगा कि उसने वह सब कुछ किया है जो वह कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि काउंटी प्रीफेक्ट तक पहुंचना ही अब उनका एकमात्र सहारा था। जहां तक यह सवाल है कि परिणाम आदर्श होगा या नहीं, यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था।